कहानी एक विशाल हवेली से शुरू होती है, जहां युवा लड़कियों को अमीर बूढ़ों को अत्यधिक कीमतों पर नीलाम किया जा रहा है। इन चलने वाले ताबूतों में से हर एक प्रमाणित ढोंगी है जो मौत से ज्यादा कुछ नहीं चाहता है। लेकिन दुर्भाग्य से इस ठंडी क्रूर दुनिया में केवल पैसा ही मायने रखता है। काले बालों वाली एक युवा लड़की अपने भाग्य पर रोने लगती है। यह समझ नहीं पाती है कि भगवान ने उसके लिए ऐसी क्रूर दुनिया क्यों भेजी है। लेकिन दया नाम की एक खूबसूरत चांदी के बालों वाली लड़की उसे शांत कर देती है, उससे कहना कि उसे सुंदर दिखना है और रोना नहीं चाहिए। इसके साथ ही दया को प्रस्तुति के लिए मंच पर बुलाया जाता है और वह खुशी खुशी गुनगुनाते हुए चली जाती है। उसे शाम के विशेष उत्पाद में $10 मिलियन से शुरू होने वाली बोली के साथ पेश किया जाता है। नीलामी में लगभग हर एक व्यक्ति दया पर बोली लगाना शुरू कर देता है, क्योंकि वे सभी अपने घर में एक सुनहरे बालों वाली लड़की चाहते हैं। लेकिन दया बस मुस्कुराती है और अपने जादू का उपयोग करके पहले अपनी हथकड़ी की चाबी बनाती है, और इसके तुरंत बाद वह अपने जादू से एक राइफल बनाती है और हॉल में सभी पर गोलीबारी शुरू कर देती है। अराजकता फैल जाती है क्योंकि लोग भागने लगते हैं, जबकि गार्ड लड़की को वश में करने की कोशिश करने लगते हैं। ड्रेसिंग रूम में वापस लड़कियां अचानक हुए हंगामे से भ्रमित हो जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि गार्ड कार्रवाई कर पाता, टाट नाम की लड़कियों में से एक, जो नौकरानी होने का नाटक कर रही थी, उसके सिर पर एक बोतल तोड़ देती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। वह मुड़ती है और दरवाजे पर खड़े 2 और गार्डों को देखती है, जो तुरंत अपने चाकू निकाल लेते हैं। टाट ने मामले को अधिक गंभीरता से लेने का फैसला किया और अपनी गांड से एक भाला निकाला और 2 गुंडों पर आक्रमण करना शुरू कर देता है। आसानी से उनके हमलों से बचता है और उन्हें हरा देता है और चाबियां प्राप्त कर लेता है। वह अन्य लड़कियों को चाबियां फेंक देती है और उन्हें भाग जाने के लिए कहती है, जबकि वह तेजी से मुख्य हॉल की ओर बढ़ती है। दया किसी को भी गोली मारती रहती है। तभी अचानक उसकी नजर मुख्य दलाल महिला पर पड़ती है, जिसने नीलामी का आयोजन किया था और उनके गांव को नष्ट करने के बाद सभी लड़कियों का अपहरण कर लिया था। वह तुरंत उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन तलवार के वार से वह रुक जाती है, जिसे वह मुश्किल से अपनी राइफल से रोक पाती है, लेकिन जमीन पर गिर जाती है। उसे एहसास होता है कि इस गार्ड के पास भी जादुई शक्तियां हैं। लेकिन इससे पहले कि वह दोबारा हमला कर पाता, टाट फिर से प्रकट होती है और उसे अपने भाले से दूर रखती है। लेकिन जैसे ही और गार्ड आने लगते हैं, वह तुरंत उसे पीछे धकेलती है और एक एक करके सभी को विस्फोट से उड़ाने से पहले अपनी रिवॉल्वर पकड़ लेती है। दया और टाट दोनों तुरंत अपने हथियारों के साथ तैयार होकर मंच पर एकत्र हो जाते हैं, लेकिन गार्डों की संख्या इतनी अधिक होती है कि उन दोनों से निपटना उनके बस की बात नहीं होती। दया फैसला करती है कि अगर उन्हें इस जगह से जिंदा निकलना है तो उसे बड़े पैमाने पर जादुई हमले का इस्तेमाल करना होगा। इसलिए वह टाट को दुश्मनों से बचने के लिए कहती है। जब वह मंत्र का जाप करना शुरू करती है तो टाट एक अमेरिकी हाई स्कूल में वापस आने का नाटक करता है और दुश्मनों को नष्ट करना शुरू कर देता है, जबकि दया अपने जादुई जादू पर ध्यान केंद्रित करती है और जल्द ही हवेली की दीवारों में विस्फोट करने में सफल हो जाती है, जिससे उन्हें भागने का रास्ता मिल जाता है। हवेली के ठीक बाहर जंगल के किनारे लुग, एक मास्टर हत्यारा, अपनी स्नाइपर राइफल से निशाना साधता है। सारे नरसंहार को देखकर उसे एहसास होता है कि उनका अनुमान सही था और हवेली की मालकिन ही अपराधी है, जो गांवों पर हमला कर रही है, उन्हें जला रही है और जो भी खूबसूरत लड़की उनके हाथ लगती है उसे उठा ले जाती है। वह तय करता है कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं और वह लक्ष्य को अंजाम देने के लिए तैयार है। और इसके साथ ही वह अपनी जादुई आंख का उपयोग करता है, जो दीवार को हैक करने में सक्षम बनाता है। इसके साथ वह हवेली की मालकिन का पता लगाने में कामयाब हो जाता है, जो अपने भाग्य से बचने की कोशिश करते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे में भागती है, यह नहीं जानते हुए कि उसका भविष्य पहले ही सील कर दिया गया है। इसके साथ ही लुग ने ट्रिगर खींच लिया। साफ हेडशॉट से उसे कोई परेशानी नहीं हुई। यह उसे उसके पिछले जीवन में वापस ले जाता है, जब वह पृथ्वी पर एक मास्टर हत्यारा था और अपने अधीनस्थों के साथ काम करता था, जहां उन्हें ड्रग डीलरों के एक समूह को नष्ट करने का काम सौंपा गया था। उसकी सटीकता बेजोड़ है, क्योंकि वह एक के बाद एक गुंडों को मार गिराता है, भले ही वे कारों के पीछे छिपने की कोशिश करते हों। लेकिन 6 लोगों की हत्या करने के बाद वह सामान पैक करता है और वापस जाने लगता है। उसका प्रशिक्षु उसे बताता है कि वे बाकी माफिया सदस्यों को भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन लुग ने जवाब दिया कि उसे केवल 6 लोगों को मारने का आदेश दिया गया था, इसलिए उसका काम पूरा हो गया है। लड़की वापस बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लुग लड़की को चुप रहने के लिए कहता है और समझाता है कि संगठन अभी केवल माफिया के शीर्ष सदस्यों को बदलना चाहता है और उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसकी उन्हें आज्ञा न दी गई हो। इसके साथ ही लड़की चुप हो जाती है और कार में बैठ जाती है, लेकिन अचानक लुग की नजर आसमान में घूम रहे एक मानव रहित ड्रोन पर पड़ती है। इसके साथ ही उसकी हृदय गति तेज हो जाती है और वह कार में कूदता है और लड़की से कहता है कि वह अपने हथियार तैयार रखें, क्योंकि जल्द ही उनका शिकार किया जाएगा। जैसा कि उसे उम्मीद थी, सैनिकों का एक बड़ा काफिला हमवेज में पीछा करता है और भागती हुई कार पर गोलियां चलाता है। आग की लपटों में घिरते ही उसे तुरंत नष्ट कर देता है, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती। लुग अपनी मौत का नाटक करते हुए आखिरी क्षण में चलती गाड़ी से कूदकर भागने में सफल रहे। लुग ने लड़की के घायल पैर पर पट्टी बांधी और उसे आराम करने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें सुबह होते ही चलना शुरू कर देना चाहिए। कुछ आराम पाने की कोशिश करते हुए लड़की लुग से पूछना शुरू कर देती है कि वह सबसे पहले हत्यारा क्यों बना। लुग जवाब देता है कि उसका जन्म संगठन में ही हुआ था और उन्होंने उसे दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा बना दिया। अंत में वे शाकाहार या किसी चीज के बारे में असहमत हो जाते हैं, इसलिए लुग उसे रसोई में एक महिला की सही जगह दिखाने का फैसला करता है, क्योंकि वह उसके सिर पर बंदूक तानता है।
लड़की हैरान है क्योंकि भले ही वह अपनी कक्षा का शीर्ष हत्यारा है, फिर भी यह बूढ़ा आदमी उस पर बंदूक तानने में कामयाब रहा। और इतना ही नहीं, लुग उस पर तानने से पहले अपनी ही पिस्तौल छीनने में कामयाब रही। लुग ने उसे बताया कि वह उससे पिस्तौल छीनने में कामयाब रहा क्योंकि उसने उस पर भरोसा किया था, जो कि एक बहुत बड़ी खामी है क्योंकि हो सकता है कि बाद में कोई सबूत न छोड़ने के लिए लुग को उसे मारने का आदेश दिया गया हो। उसे पूरी तरह से मात देने के बाद लुग अंततः उसके सिर से पिस्तौल उतार लेता है और कुछ देर सोने के लिए लेटने से पहले उसे वापस अपनी जेब में रख लेता है। लड़की अपने पिस्तौलदान से बंदूक निकालकर वापस उस पर तानने से पहले हैरान होकर खड़ी रहती है। लुग उसे बस कुछ देर सोने के लिए कहता है, लेकिन लड़की उसे सचमुच गोली मारने की धमकी देती है। लुग बस खड़ा होता है और दिखाता है कि उसने पहले ही उसकी बंदूक से सभी गोलियां निकाल ली हैं, एक बार फिर उसे पछाड़ दिया है, जबकि वह आश्चर्यचकित होकर खड़ी है, भविष्य में सैंडविच बनाने की कल्पना कर रही है। उस सुबह बाद में वे अंततः अपने सुरक्षित घर में वापस पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, जहां वह संगठन को फोन करता है, जो उसे उसके अंतिम मिशन के लिए बधाई देता है और उसकी सुखद सेवानिवृत्ति की कामना करता है और उसे तुरंत जापान वापस आने का आदेश देता है। वह 2 नकली पासपोर्ट और कुछ उड़ान टिकट निकाल लेता है, जिसके साथ वे सफलतापूर्वक विमान में चढ़ जाते हैं। अपनी सीट पर बैठे बैठे वह सोचता है कि अब वह अपनी जिंदगी में क्या करेगा। तभी अचानक विमान जोर जोर से हिलता है और खबर आती है कि विमान का अपहरण कर लिया गया है। लुग को यह थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वह तुरंत कॉकपिट की ओर भागता है, एयर होस्टेस को बाहर निकालता है और दरवाजा खोलता है और दोनों पायलटों को मृत पाया और सभी नियंत्रण टूटे हुए पाए। उसे एहसास होता है कि संगठन को किसी भी तरह की गड़बड़ी को दूर करने के लिए उसे पूरी तरह से हटा देना चाहिए। वह अपनी किस्मत पर मुस्कुराता है और हवाई जहाज को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन संगठन कोई जोखिम नहीं ले रहा है और उनके पीछे एक फाइटर जेट भेजता है, जो उन्हें आकाश से उड़ा देता है, जबकि लुग पृथ्वी पर अपनी अंतिम सांस लेता है। जब वह मर जाता है तो वह ठगा हुआ महसूस करता है, जब अचानक उसे एक सफेद बालों वाले दुष्ट के सामने एक अलग दायरे में जगाया जाता है, जो किसी पर भरोसा नहीं करने के बारे में अपने अधीनस्थों को व्याख्यान देने के बाद संगठन पर भरोसा करने के लिए उस पर हंसता है। उसे समझ नहीं आता कि यह घटिया लड़की उसके साथ क्यों खेल रही है, इसलिए वह पूछता है कि वह क्या चाहती है। देवी उसे बताती है कि वह मृतकों के लिए जिम्मेदार है और उसके पास अभी 2 विकल्प हैं। कोई व्यक्ति बिना किसी स्मृति के एक नए मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर पुनर्जन्म ले रहा होगा, या अगर वह उसके लिए नौकरी करने का वादा करता है तो वह अपनी सभी यादों के साथ एक काल्पनिक दुनिया में पुनर्जन्म लेने का विकल्प चुन सकता है। लुग फैसला करता है कि उसके पास पृथ्वी काफी है और यह शाकाहारी है, इसलिए वह काल्पनिक दुनिया चुनता है और पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। खलनायक मुस्कुराता है और उससे कहता है कि उसे उस नायक की हत्या करनी है जो दुनिया में पैदा होने वाला है। यह सुनकर लुग थोड़ा हैरान हो जाता है, इसलिए देवी उसे आराम करने के लिए कहती है और उसे कुछ चाय देती है। वह पूछती है कि वह काल्पनिक दुनिया को क्यों चुनना चाहता है और वह जवाब देता है कि पृथ्वी पर उसका जन्म केवल एक ही उद्देश्य के लिए हुआ था और वह था हत्यारा बनना। उससे कहा गया था कि वह अपने विचारों और भावनाओं को एक तरफ रख दे और हत्या पर ध्यान केंद्रित करे, लेकिन अंत में जब वह मरने वाला था तो उसे वह जीवन न जीने का पछतावा और निराशा हुई जो वह वास्तव में चाहता था। वह पूछता है कि उसे किस तरह के नायक को मारने का काम सौंपा गया है, इसलिए देवी इस नई दुनिया के बारे में सारी जानकारी सीधे उसके मस्तिष्क में स्थानांतरित करने का निर्णय लेती है। एक पल में ही अब इस नई काल्पनिक दुनिया के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, जहां लोगों के पास कई अलग अलग जादुई और शारीरिक कौशल हैं, जिन्हें पृथ्वी पर अलौकिक माना जाएगा। उनमें से नायक के पास वास्तव में अविश्वसनीय रूप से मजबूत पौराणिक कौशल होने वाला है, जो उसे मारने के लिए एक वास्तविक कांटा बना देगा। लेकिन लुग को एहसास है कि अब तक नायक बहुत महान है और अच्छे काम करता दिख रहा है। वह पूछता है कि वह नायक को क्यों मारना चाहती है और खलनायक जवाब देता है कि नायक तब तक और मजबूत होता जाएगा जब तक कि एक दिन दानव राजा के साथ उसका अंतिम मुकाबला न हो जाए। उस लड़ाई में दानव राजा हार जाएगा और नायक सर्वोच्च शासन करेगा, लेकिन 1 या 2 साल के बाद नायक की ताकत उसके सिर पर चढ़ने लगेगी और वह खुद राक्षस राजा की तरह क्रूर हो जाएगा जो इस दुनिया का अंत लाएगा। वह चाहती है कि वह ऐसा होने से रोके। लुग इस मिशन को स्वीकार करने का फैसला करता है, लेकिन कहता है कि उसे अच्छे कौशल दिए जाएं ताकि उसका काम थोड़ा आसान हो जाए। देवी सहमत हो जाती है और उसे सबसे अच्छे आंकड़े देती है, जो एक इंसान के पास 1 के बजाय 5 विशेष कौशल हो सकते हैं। वह उसे अपना कौशल चुनने देती है और काम पूरा हो जाने के बाद वह उसे सावधान रहने के लिए कहती है, भले ही वह इस दुनिया में अन्य मनुष्यों से ऊपर है जिनके पास केवल एक ही कौशल है। नायक अभी भी अधिक शक्तिशाली है क्योंकि उसके पास 30 से अधिक कौशल हैं। लुग सावधान रहने का वादा करता है और इसके साथ ही उसे दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है, जहां वह कुलीन हत्यारों के एक कुलीन परिवार में जन्म लेता है। एसरी नाम की एक खूबसूरत माँ और सायन नाम का एक मास्टर हत्यारा पिता। कुछ साल बीत गए और लुग बड़ा होकर एक सक्षम युवा लड़का बन गया। हर सुबह शिकार पर निकलते हुए उसने सीखा कि शिकार करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि शिकार को पता चलने से पहले ही सिर पर गोली मारकर उसे मार डाला जाए कि उसका शिकार किया जा रहा है। इस तरह मांस का स्वाद सबसे अच्छा संरक्षित रहता है। वह सफलतापूर्वक एक और खरगोश को मेज पर वापस लाता है और उसके साथ कुछ नया करने का निर्णय लेने से पहले उसे साफ करता है। उसकी मां को इस बात की शिकायत है कि उसे उसके लिए पर्याप्त खाना बनाने को नहीं मिलता।
लेकिन वह नौकर को चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि वह कुछ ऐसा करने जा रहा है जो गॉर्डन रामसे को भी पसंद आएगा। वह खरगोश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर देता है, जबकि वह उन सभी पोषक तत्वों के बारे में सोचता है जो उसे भोजन से मिलने वाले हैं। एक जिन चूहे की तरह वह प्रोटीन के मुख्य स्रोत के रूप में खरगोश के मांस का उपयोग करने के बारे में सोचता है क्योंकि इसमें वसा कम होती है, लेकिन इसकी चिपचिपाहट के कारण यह बहुत स्वादिष्ट नहीं होता है। इसे ठीक करने के लिए वह प्रेशर कुकर के अंदर डालने से पहले जड़ी बूटियों और सूखे मशरूम का एक गुच्छा जोड़ता है। जब वह खाना बना रहा होता है तो वह बाकमेल सॉस पर काम करना शुरू कर देता है, जिसे उसने अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए मास्टर शेफ दावेदार होने का नाटक करते हुए सीखा था, जो शायद वह गंजा बेवकूफ जज था जो भोजन के बारे में कुछ नहीं जानता। अंत में वह अपनी क्रीम सॉस को वापस स्टू में जोड़ता है और इसे अपने परिवार को परोसता है, जो सभी को यह व्यंजन पसंद है, और उसकी मां उसे पैसे कमाने के लिए इसे रेस्तरां में बेचने के लिए भी प्रेरित करती है। क्या सोना खोदने वाला विचार है। उस शाम बाद में लुक के पिता ने उसे नियमित जांच के लिए प्रशिक्षण कक्ष में आने के लिए कहा ताकि वह आदेश का पालन कर सके। हर हफ्ते बिल्कुल मेरे चाचा की तरह जब वह नशे में होते हैं। सियान यह सुनिश्चित करने के लिए लुक के शरीर की जांच करता है कि उसकी हड्डियां, मांसपेशियां और जोड़ मजबूत हैं और ठीक से बढ़ रहे हैं। यह पता चला है कि लुक का परिवार भी राज्य के शाही डॉक्टर हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने और उनकी हत्या करने के लिए डॉक्टर के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करते हैं। उनके पिता एक बहुत ही सख्त शिक्षक हैं और उनकी गुप्त शक्ति, ताकत, हाथ से हाथ की लड़ाई और हथियारों के साथ कौशल पर काम करते हुए उन्हें सभी अलग अलग उपचार और हत्या की तकनीकें सिखाते हैं। यह लुक के लिए बहुत सुविधाजनक है क्योंकि इस तरह उसे एक दिन नायक को मारने के लिए प्रशिक्षण के दौरान छिपना नहीं पड़ता है। उसके शरीर की जांच करने के बाद वह लुक को फिर से तैयार होने के लिए कहता है, उसके ठीक होने की सराहना करता है और अंत में उसे बताता है कि वह सर्जरी के लिए तैयार हो सकता है। यह वास्तव में लुक को उत्साहित करता है क्योंकि यह पता चलता है कि उसके परिवार के पास एक और रहस्य है। लुक के पिता और पूर्वजों ने एक विशेष सर्जरी करवाई जिससे उनकी आंखों को एक बहुत ही विशेष हथियार में बदल दिया गया, क्योंकि सर्जरी के बाद वे मन को देखने में सक्षम हैं, कम रोशनी में बेहतर दृष्टि प्राप्त करें और कई 100 मीटर दूर हो रही चीजों को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम हो। लुक इस क्षण के आने का इंतजार कर रहा था और तुरंत सर्जरी के लिए सहमत हो गया। सर्जरी के बाद उसे कुछ दिनों के लिए आंखों पर पट्टी बांधने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन जब वह अंततः अपनी आंखों से पट्टी हटाता है तो उसे दुनिया देखने को मिलती है जैसे उसने पहले कभी नहीं देखी हो। वह अपने पिता की ओर मुड़ता है और देखता है कि वह न केवल अपने पिता के शरीर में मन के प्रवाह को देख सकता है, बल्कि वह अपने शरीर से भी मन को बाहर निकलते हुए देख सकता है। उसके पिता ने उसे बताया कि आखिरकार उन्हें एक शिक्षक भी मिल गया है जो उसे जादू सिखा सकता है, और यह वास्तव में लुक को खुश करता है क्योंकि जब से वह इस दुनिया में आया है वह हमेशा जादू सीखना चाहता था। आखिरकार वह दिन आता है जब वह अपने जादू शिक्षक से मिलता है और किसी कारण से उसकी मां उसे एक क्रॉस ड्रेसिंग फैनबॉय के रूप में तैयार करने का फैसला करती है। इसके बावजूद वह और उसका परिवार अपने शिक्षक का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनके बारे में उन्हें उम्मीद थी कि वह एक बूढ़े व्यक्ति होंगे, उनका नाम एप्सटीन की सूची में होगा। लेकिन चूंकि वह एक एनीमे में है तो निश्चित रूप से उसे दया नाम की एक खूबसूरत चांदी के बालों वाली लड़की अपने शिक्षक के रूप में मिलती है। लुक प्रभावित नहीं दिखता है और आश्चर्य करता है कि क्या दया कोई अच्छी है जिसे दया महसूस करती है और राज्य में शीर्ष 5 जादूगरों के रूप में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का फैसला करती है, पास में एक बड़ा विस्फोट करके। अगले दिन लुक औपचारिक रूप से दया से अपना परिचय देता है, जो उसे औपचारिकता छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि वह उससे सिर्फ 3 साल बड़ी है। फिर वह उसे एक छोटी सी क्रिस्टल बॉल देती है जो मन को संग्रहित कर सकती है और उससे कहती है कि उसके पास जो कुछ भी है वह उसमें डाल दे। लुक आज्ञा का पालन करता है और अपने मैना को क्रिस्टल बॉल में भेजना शुरू कर देता है और दया प्रभावित हो जाता है क्योंकि ऐसा लगता है कि उसके पास एक अच्छी मैना क्षमता है। हालांकि लुक के यह दिखाने से पहले ही वह प्रभावित हो गई थी कि वह कितना जानवर है। निरंतर प्रशिक्षण के कारण उसने अपनी मैना क्षमता को 1000 गुना बढ़ा लिया है और वह छोटी क्रिस्टल बॉल को उसकी क्षमता से अधिक मैना के साथ पंप करता रहता है। दया उसे फटा हुआ देखकर घबरा जाती है और उससे कहती है कि वह इसे जितना दूर फेंक सके फेंक दे। लुक तुरंत गेंद को आसमान में फेंक देता है, जिससे उसकी पारिवारिक हवेली महज कुछ सेकंड में परमाणु हमले से बच जाती है। शक्तिशाली विस्फोट ने कुछ मील तक सब कुछ हिला दिया और दया अब अपने छात्रों की क्षमताओं से भयभीत है। तभी उसके माता पिता वहां दौड़ते हुए आते हैं और पूछते हैं कि अभी क्या हुआ। दया ने यह कहते हुए लुक को छुपाने की कोशिश की कि उसे अधिक सावधान रहना चाहिए था, लेकिन पता चला कि लुक के माता पिता को उसके जादू पर बहुत गर्व है। सियान का कहना है कि मंत्र बहुत अच्छा था, लेकिन यह युद्ध के लिए अधिक उपयुक्त है, लेकिन वे चाहते हैं कि लुक एक हत्यारा बने। वह दया से उसे कुछ मंत्र सिखाने के लिए कहता है जो इसमें मदद कर सकते हैं और तुरंत चला जाता है। दया को विश्वास ही नहीं हो रहा कि वे कितने मददगार हैं क्योंकि एक गिलास भी तोड़ने पर उसे मार पड़ती। लेकिन फिर लुक ने उससे पूछा कि क्या उसके पास इस तरह की और भी क्रिस्टल गेंदें हैं। उसने उसे यह कहते हुए मना कर दिया कि वे अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हैं और वे उन्हें किसी को नहीं सौंपते हैं। रात में लुक को आश्चर्य होता है कि वह अधिक क्रिस्टल गेंदें कैसे प्राप्त कर सकता है क्योंकि वे नायक को मारने के काम आएंगी। अचानक दया उसके दरवाजे पर दस्तक देती है और अगली बात जो उसे पता चलती है वह यह है कि वे एक साथ सो रहे हैं। दया उसे बताती है कि उसकी शिक्षिका होने के नाते वह उसे कुछ भी करने का आदेश दे सकती है और लुक किसी भी नाटक से बचने के लिए उसकी आज्ञा का पालन करने का फैसला करता है। अगले दिन लुक की विशेषताओं को खोजने का समय आ गया है और दया ने उसे क्रिस्टल बॉल में बस थोड़ा सा मैना डालने के लिए कहा।
वह आग और पानी के गुणों की जांच करती है और लुग उन दोनों के लिए सकारात्मक परीक्षण करता है। दया वास्तव में उसके लिए खुश है क्योंकि दो तत्वों वाले लोग दुर्लभ हैं, लेकिन वह उसे अन्य दो तत्वों के लिए भी परीक्षण करने के लिए कहता है। दया की बेचैनी तब बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि लुग में सभी 4 बुनियादी तत्व हैं, लेकिन वह इस तरह के प्रतिभाशाली छात्र को पाकर खुश भी है। इसके बाद वह उसे अपने मन को पृथ्वी तत्व से शुरू करके एक विशेष तत्व में परिवर्तित करना सिखाती है। इसमें यह भविष्य की पीडीएफ फाइल लग के साथ अजीब हो रही है, लेकिन लोकी इसका आनंद लेता है। उसके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। वह अपने मन को पृथ्वी तत्व में परिवर्तित करने में सक्षम है और फिर उसके दिमाग में अचानक एक जादू आ जाता है। दया उसे बताती है कि यह पहला मंत्र है जो भगवान ने उसके जादू को खोलने के बाद उसके मस्तिष्क में भेजा था। वह नहीं जानता कि उसके दिमाग में आने वाले शब्दों को कैसे पढ़ा जाए, इसलिए दया उसे उदाहरण के तौर पर दिखाती है और वह पहली कोशिश में ही सटीकता के साथ उसकी नकल करने में सक्षम हो जाता है। वह जादू में महारत हासिल करने तक अभ्यास करता रहता है और दया उसके लिए वास्तव में खुश है। वह उससे कहती है कि वह जितना अधिक अभ्यास करेगा, भगवान उतने ही अधिक मंत्र सीधे उसके मस्तिष्क में स्थानांतरित करेंगे। हालांकि लुग उससे पूछता है कि क्या वह उन मंत्रों को लिख सकती है जिन्हें वह जानती है, ताकि वह उन्हें आजमाने का प्रयास कर सके। दया इस विचार से चकित है और जब वह लोहा बनाने के लिए मंत्र लिखती है तो लुग उसे भगवान द्वारा जादू भेजे बिना भी इसे पूरी तरह से ढाल सकता है। वह विश्वास नहीं कर सकती कि उसने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था और लुग को लगता है कि इस दुनिया में यह कोई ऐसा तंत्र होना चाहिए जो लोगों को यह सोचने से रोकता है कि वे ऐसा कर सकते हैं। हालांकि वह नहीं जानता कि मंत्रों की भाषा का क्या अर्थ है और वह केवल शब्दों का उच्चारण कर सकता है क्योंकि वह दया से सीखता है जो वास्तव में कुशल नहीं है। इसलिए वह उससे उन सभी मंत्रों को नोट करने के लिए कहता है जो वह जानती है, ताकि वह कोशिश कर सके और समझ सके कि वे किस भाषा में हैं। दया ने अलग अलग मंत्र बनाने और उनमें संख्याओं के साथ कुछ कनेक्शन खोजने के लिए मंत्र लिखना शुरू कर दिया। लुग ने तुरंत पता लगा लिया कि संख्याएं धातुओं के पिघलने बिंदु जैसी भौतिकी सामग्री की ओर इशारा करती हैं और वह दया को यह समझाता है। हालांकि वह भौतिकी को संसाधित करने के लिए पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं है और मैं उसे इसके लिए दोषी नहीं ठहराता। वैसे भी लुग को एहसास होता है कि वह सोना बनाने के लिए एक जादू कर सकता है जिसे दया अभी तक नहीं जानता है। उसने उससे जादू की भाषा में मूल्यों को लिपिबद्ध करने को कहा, लेकिन जब वह उसे ढालने की कोशिश करती है तो वह अचानक कमजोर हो जाती है और गिर जाती है। इसके बाद लुग स्वयं जादू करने की कोशिश करता है और आश्चर्यजनक रूप से वह बिना किसी समस्या के एक सोने की ईंट बना सकता है। उसे अचानक एहसास होता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने स्पेलवीवर नामक बी रैंक कौशल को चुना है जो उसे नए मंत्र बनाने की अनुमति देता है। हालांकि उसे एक बार जादू करते हुए देखने के बाद दया भी उसकी नकल कर सकती है और वे दोनों उत्साहित हो जाते हैं क्योंकि वे एक साथ नए मंत्र बनाने का एक तरीका ढूंढते हैं। इसके साथ ही लुग और दया एक दूसरे के करीब आते हुए एक साथ प्रशिक्षण लेते रहते हैं। आखिरकार लुग सबसे अधिक अमेरिकी जादू बनाता है जिसके बारे में कोई सोच सकता है और एक पिस्तौल बनाता है जो टंगस्टन गोलियों को मार सकता है। दया भी ऐसा कर सकती है, लेकिन लुग मारक क्षमता से संतुष्ट नहीं है। इसलिए उसने खुद को आगे बढ़ाया और एक तोप बनाई जो कुछ मील दूर स्थित लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। कुछ दिनों बाद दया रात में लुग से कसकर चिपक जाती है क्योंकि उसे अगले दिन घर लौटना होता है। वह उसके साथ हमेशा रहना चाहती है, लेकिन यह वास्तव में संभव नहीं है। इसके बजाय लुग उसे याद रखने के लिए उपहार के रूप में टाइटेनियम मिश्र धातु से बना एक सुंदर चाकू देता है और बदले में दया उसे दुर्लभ क्रिस्टल गेंदों में से एक देती है। उसके बाद वह पिंकी से वादा करती है कि जब वह वास्तव में उससे मिलना चाहेगी तो वह उससे मिलने आएगा। अगले दिन दया अपने घर के लिए निकल जाती है और उसके चले जाने के बाद सियान फैसला करता है कि लुग उनके पारिवारिक व्यवसाय के बारे में अधिक जानने के लिए काफी मजबूत है। वह उसे मौत की सजा पाए कैदियों वाली जेल में ले जाता है और कहता है कि उन्हें प्रशिक्षण डमी के रूप में उपयोग किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हत्यारे किसी को भी मारने में संकोच न करें। इससे लुग को उत्सुकता होती है और वह अपने पिता से पूछता है कि उन्होंने उसे अपनी भावनाओं को दबाने और हत्या मशीन बनने के लिए प्रशिक्षित क्यों नहीं किया, क्योंकि तब वह कभी भी संकोच नहीं करेगा। सियान उसे बताता है कि वे इंसान हैं, उपकरण नहीं, और वे किसी को सिर्फ इसलिए नहीं मारते क्योंकि उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया गया है। वे अपने लक्ष्य के अपराधों का आकलन करते हैं और निर्णय लेते हैं कि क्या उन्हें मारने से वास्तव में उनके राज्य को लाभ होगा, और इसके लिए उन्हें अपनी मानवता की आवश्यकता है। लॉग भ्रमित है क्योंकि उसने अपने पिछले जीवन में जो सीखा था यह उसके बिल्कुल विपरीत है। कुछ मिनटों के बाद सियान उसे एक कमरे में ले जाता है और उससे कहता है कि अब समय आ गया है कि वह अपने शरीर की गिनती 0 से 1 तक ले जाए। वह उसे कुर्सी से बंधी एक लड़की के पास ले जाता है और कहता है कि उसने चोरी, डकैती, हत्या और आगजनी जैसे कई अपराध किए हैं। सियान उससे कहता है कि वह संकोच न करे, जबकि लड़की दया की भीख मांगती है और कहती है कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। हालांकि लुग जानता है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है और वह अपने तेज चाकू से उसकी कलाई काट देता है ताकि वह खून की कमी से अपेक्षाकृत दर्द रहित मौत मर जाए। इस पर कुतिया अपना आपा खो देती है और उसे श्राप देने का अभिनय करना बंद कर देती है, जिससे लुग चिढ़ जाता है और वह यह सुनिश्चित करने के लिए उसके सिर पर चाकू फेंक देता है कि वह उसके कान के पर्दों को और अधिक कष्ट न दे। कुछ महीने बाद लुग अपने माता पिता के साथ फसल उत्सव में भाग लेता है, लेकिन उसका लक्ष्य उत्सव का आनंद लेना या अपनी संपत्ति की अर्थव्यवस्था के बारे में सीखना नहीं है, बल्कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता है जिसके पास मन हो ताकि वह नायक को मारने के अपने मिशन में उन्हें अपने सहायक के रूप में भर्ती कर सके। वह तुरंत मन वाले व्यक्ति को ढूंढ लेता है, लेकिन चूंकि वह एक बदसूरत बूढ़ा आदमी है और कोई सुंदर लड़की नहीं है, इसलिए लुग तुरंत उस पर स्किप बटन दबा देता है।
उसके बाद उसे मन वाला कोई नहीं मिला, इसलिए उसने अपनी खोज में और अधिक धैर्य रखने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद जैसे ही मौसम ठंडा होने लगा, लुक कुछ जानवरों का शिकार करने के लिए निकल पड़ा ताकि वे सर्दियों के लिए भोजन का स्टॉक कर सकें। जैसे ही वह जंगल में पहुंचता है, उसे आसपास कुछ जीवित प्राणियों का एहसास होता है और अपना कान जमीन पर लगाकर यह पागल लड़का किसी तरह यह पता लगाने में सक्षम होता है कि यह भेड़ियों का एक झुंड है जो अपने शिकार को घेर रहा है। वह उनसे शिकार चुराने का फैसला करता है, लेकिन जब वह उनके स्थान पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि भेड़िए वास्तव में एक असहाय लड़की को खाने की कोशिश कर रहे हैं। लुक ने पहले उसे बचाने का फैसला किया और तुरंत उस पर हमला करने वाले भेड़िए को गोली मार दी। फिर वह कुछ आभा उत्पन्न करने के लिए सुपर हीरो को उसके ठीक सामने उतारता है और फिर उसे अपना गियर पकड़ने के लिए कहता है क्योंकि वह भेड़ियों पर अपने कौशल का अभ्यास करता है। लड़की की ओर मुड़ने से पहले लुक भेड़ियों का त्वरित काम करता है। वह उससे पूछता है कि वह कौन है और यहाँ क्या कर रही है, और लड़की डरते हुए उसे बताती है कि उसका परिवार वास्तव में गरीब है और उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया ताकि सर्दियों के दौरान खिलाने के लिए एक व्यक्ति कम हो जाए। उसने लुक के पारिवारिक क्षेत्र के समृद्ध क्षेत्र होने के बारे में सुना था, इसलिए उसने वहां तक पहुंचने के लिए जंगल पार करने की कोशिश की और तभी भेड़ियों ने उसे ढूंढ लिया। लुक को लड़की पर दया आती है और वह उसके लिए कुछ दलिया बनाता है। वह उससे कहता है कि अगर उसे एक और कटोरा चाहिए तो वह इसे धीरे धीरे खाए और फिर इस बीच भेड़ियों की खाल उतारने और उनकी खाल निकालने के लिए चला जाता है। एक बार जब वह लड़की के पास लौटता है तो वह उसे बताता है कि वह इस स्थान को चलाने वाले कुलीन परिवार का बेटा है और यह सुनकर वह वास्तव में खुश हुई। वह कहती है कि यह कोई दैवीय संकेत होगा क्योंकि कल उसने सपना देखा था कि वह जल्द ही किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलेगी। लुक अचानक उससे पूछता है कि क्या वह उसके साथ आना चाहती है क्योंकि तब उसे फिर कभी भोजन के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लड़की यह सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसने लुक से पूछा कि क्या वह वास्तव में इस प्रस्ताव के बारे में निश्चित है। वह जवाब देता है कि वह चाहता है कि वह उसके साथ आए और लड़की रोने लगती है क्योंकि उसके माता पिता भी उसे नहीं चाहते थे। हालांकि उसे अंदर ले जाने से पहले लुक ने उसे स्पष्ट रूप से बताया कि वह एक हत्यारा है और वह भविष्य में कई लोगों को मारने जा रहा है। वह उससे कहता है कि यदि वह उसके साथ आना चाहती है तो उसे उसके काम में उसकी मदद करनी होगी और यदि वह ऐसा नहीं कर सकती तो वह उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। लड़की खुशी से प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है क्योंकि लुक उसके जीवन का पहला व्यक्ति है जो उसे चाहता है। जैसे ही वह उसका हाथ पकड़ती है, वह अपना परिचय टार्ट के रूप में देती है और लुक उसका स्वागत करता है बिना वास्तविक कारण बताए कि वह उसे चाहता है। पता चला टार्ट के पास मन है और यही कारण है कि लुक को अपनी ताकत दिखाने, उसे खिलाने और यहाँ तक कि उसके सामने अपने रहस्यों को उजागर करने की परेशानी से गुजरना पड़ा ताकि वह उस पर भरोसा कर सके। यह सब उसकी मानक ब्रेन वॉशिंग प्रक्रिया का एक हिस्सा था और उसने यह सुनिश्चित किया कि टार्ट ने स्वयं उसके साथ आने का निर्णय लिया ताकि वह भविष्य में उसे धोखा न दे। 2 साल बाद टार्ट लुक का सहायक बन गया, जिससे उसे न केवल उसकी नौकरी में बल्कि उसकी दैनिक गतिविधियों में भी मदद मिली। लुक के प्रशिक्षण के तहत वह एक अच्छी हत्यारी बन गई है, लेकिन एकमात्र हथियार जिसके साथ वह अच्छी है वह एक भाला है। लुक जानता है कि भाला एक हत्यारे के लिए आदर्श हथियार नहीं है क्योंकि इसे ठीक से छिपाया नहीं जा सकता है, लेकिन वह फिर भी चाहता है कि टार्ट उससे बेहतर हो। एक रात वह उसे गुप्त रूप से अपने चाकू कौशल का अभ्यास करते हुए पाता है और टार्ट उसकी अनुमति के बिना प्रशिक्षण कक्ष में आने के लिए माफी मांगता है। वह कहती है कि वह उसके लिए और अधिक उपयोगी बनना चाहती थी, लेकिन लुक ने उसे रुकने के लिए कहा। टार्ट यह सोचकर घबरा जाता है कि लुक उसे उसके परिवार की तरह ही बाहर निकाल देगा, लेकिन इसके बजाय वह अपने जादू का उपयोग करके एक मुड़ने योग्य भाला बनाता है और उसे इसके बजाय इसका उपयोग करने के लिए कहता है। जैसे ही टार्ट चाकू का उपयोग करती है, वह अभ्यास डमी को ध्वस्त कर सकती है और यहाँ तक कि लुक भी उसके कौशल और फोकस से प्रभावित है। कुछ हफ्ते बाद लुक और टार्ट बाजार जाते हैं और वहाँ हर कोई लुक का बहुत आभारी होता है। वह उनकी फसलों के लिए नए प्रकार के उर्वरकों का सुझाव देकर और सूखे के दौरान पानी उपलब्ध कराने के लिए अपने जादू का उपयोग करके उनकी मदद कर रहे हैं। लोग उसे अपनी उपज उपहार के रूप में देते हैं और जब तक लुक घर लौटता है तब तक उसकी गाड़ी में उससे अधिक भोजन होता है जिसे वह खराब होने से पहले समाप्त कर सकता है। टार्ट उसकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि वह अपनी प्रजा की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन लुक जवाब देता है कि उनके दैनिक जीवन में उनकी मदद करना एक महान व्यक्ति के रूप में उसका कर्तव्य है। वह उससे कहता है कि सिर्फ उन्हें राक्षसों और डाकुओं से बचाना उनका दिल जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसे ये काम भी करने होंगे। टार्ट उससे प्रभावित है क्योंकि जिस क्षेत्र से वह आती है वहां का रईस एक लालची कमीना है और उसे अपने लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। बाद में उस रात लुक ने कुछ जादुई क्रिस्टल गेंदों को अपने भंडार में छिपा लिया। उन्होंने उस क्रिस्टल बॉल की जांच की जो दया ने उनके पास छोड़ी थी और उन्हें स्वयं बनाने का एक तरीका खोजा। अब उसके पास हजारों क्रिस्टल गेंदें हैं, सभी जादू से भरी हुई हैं, अगर उसे उन्हें हथियार के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता हो। तभी टार्ट उसके कमरे में आता है और उसे बताता है कि उसके पिता ने उसे प्रशिक्षण कक्ष में बुलाया है। जैसे ही लुक प्रशिक्षण कक्ष में पहुंचता है, सियान मुद्दे पर पहुंचता है और उससे टार्ट के बारे में पूछता है। लुक ने जवाब दिया कि वह इतनी कुशल हो गई है कि वह अपने दम पर छोटे मिशनों को अंजाम दे सकती है, लेकिन सियान की दिलचस्पी इसमें नहीं है। लुक को वही मिलता है जो वह पूछ रहा है और उसे बताता है कि वह किसी अन्य कुलीन परिवार द्वारा उनकी तकनीकें चुराने के लिए भेजी गई जासूस नहीं है। वह अपने पिता को आश्वस्त करता है कि वह उस पर करीब से नजर रख रहा है और उसकी शारीरिक भाषा से यह नहीं लगता कि वह किसी भी बारे में झूठ बोल रही है। खैर, सियान यह सुनकर खुश हुआ क्योंकि अगर टार्ट जासूस होता तो उन्हें उसे मारना पड़ता।
लेकिन यह शर्म की बात होगी क्योंकि आम लोगों में मन का होना अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। वह अब भी सोचता है कि लोग और टाट की मुलाकात में बहुत सारे संयोग थे, लेकिन अब वह विश्वास करने में सक्षम है कि यह एक चमत्कार रहा होगा जो उन्हें एक साथ लाया। इसके साथ ही सियान ने लुक को बताया कि उसने उसे अपने अगले प्रशिक्षण अभ्यास के लिए यहाँ बुलाया है, जो एक विशेष परीक्षण भी है। वह उससे कहता है कि यदि वह यह परीक्षा पास कर लेता है और फिर इसके बाद एक और परीक्षा पास कर लेता है, वह अपने पाठों से स्नातक हो जाएगा और मिशन लेने के लिए तैयार एक पूर्ण हत्यारा बन जाएगा। लुक खुशी से मिशन को स्वीकार कर लेता है, जो एक पिता और पुत्र के बीच एक दूसरे पर हाथ फेंकने के बीच बंधन का समय बन जाता है। वे दोनों हत्यारों की तरह लड़ने के लिए जंगल में जाते हैं और लुक को एहसास होता है कि जो पहले दूसरे को ढूंढ लेगा उसे बड़ा फायदा होगा। वह तुरंत उस मामले में अपने पिता से हार जाता है क्योंकि सियान उसे देख लेता है और उसके ध्यान में आने से पहले ही उस पर तीर चला देता है। जिस दिशा से तीर आए थे उस दिशा को स्कैन करते हुए लुक भागने लगता है। वह तुरंत अपने पिता को ढूंढता है और उन पर चाकू फेंकता है, लेकिन वह आसानी से उसे रोक देता है। फिर लुक अपने पिता के पहले वार से बचते हुए उस पर हमला करने के लिए जमीन पर उतर जाता है। हालांकि जैसे ही वह उस पर हमला करने की कोशिश करता है, सियान उसके घुटने को तोड़ देता है। लुक किसी तरह उसे लात मारकर भागने में सफल हो जाता है और अपने उपचार जादू के लिए धन्यवाद, वह अपने पैर को जल्दी से लड़ने के आकार में वापस ला सकता है। वह यह सोचकर छिपता रहता है कि वह अपने पिता से अधिक मजबूत और तेज है और उसे अपने पिछले जीवन का अनुभव भी है। हालांकि उसे अभी भी पीछे धकेला जा रहा है क्योंकि सियान अपनी जादुई आंखों का उपयोग करके उसकी गतिविधियों की भविष्यवाणी कर सकता है। वे शेरिंगन की तरह काम नहीं करते हैं, लेकिन वह अपने शरीर में छोटे छोटे बदलाव देख सकते हैं कि वह आगे क्या कदम उठाने जा रहे हैं। तभी उसे लगता है कि सायन उसकी ओर आ रहा है, इसलिए वह जाल बिछाकर भागने की कोशिश करता है। लुक जाल से बच जाता है, लेकिन यह ध्यान भटकाने वाला साबित होता है और असली हमला सायन से होता है, जो उसे फिर से अपने पैर की उंगलियों पर रखने में कामयाब होता है। इस बार लुक उसे लात से मारने में कामयाब हो जाता है और सियान जंगल में गायब हो जाता है। फिर वह अपने चारों ओर घूमने के बजाय अपने पिता की गतिविधियों की भविष्यवाणी करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का फैसला करता है और एक पेड़ के पास खड़ा हो जाता है। उसे खून की लालसा के दो स्रोतों का एहसास होता है और तभी दाहिनी ओर से एक चाकू उड़ता हुआ उस पर आता है। लुक इससे बचता है, तभी उसे बाईं ओर से एक चाकू आता हुआ मिलता है। आमतौर पर उसने सोचा होगा कि हत्यारा पिता उसके कमजोर पक्ष को निशाना बना रहा है, लेकिन इस बार वह जानता है कि यह भी एक धोखा है क्योंकि एक असली हत्यारा हत्या के लिए जाते समय अपनी खून की लालसा को छुपाता है। जैसे ही उसके पिता पीछे से उस पर झपटते हैं, लुक ने ठीक समय पर चाकू को हटा दिया। सियान उसके कंधे पर वार करने में सफल हो जाता है, लेकिन चूंकि लुक के गले पर ब्लेड लग गया है, इसलिए वह स्वीकार करता है कि वह लड़ाई हार गया। बाद में सियान बैंडेज के लुक के घाव कम महत्वपूर्ण रूप से निराश थे कि वह अपने बेटे से हार गए, जिसने अभी तक युवावस्था में भी प्रवेश नहीं किया है। वह सोचता है कि इसका मतलब उनके परिवार के भविष्य के लिए अच्छी चीजें हैं, क्योंकि जादू का उपयोग न करके लुक लड़ाई के दौरान भी पीछे हट रहा था। लुक का कहना है कि अगर उसने जादू का इस्तेमाल किया तो लड़ाई व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि यह उसके हत्यारे के रूप में उसके कौशल की परीक्षा नहीं होगी। सायन को पता चलता है कि उसका लड़का अब बड़ा हो गया है और वह घोषणा करता है कि उसके पास उसे सिखाने के लिए और कुछ नहीं बचा है। वह लुक से कहता है कि वह अब वास्तविक नौकरियां करने के लिए तैयार है और मजबूत होने के लिए उसे केवल अनुभव की आवश्यकता है। उस दिन के बाद सियान लुक को अपनी क्षेत्रीय यात्राओं पर ले जाना शुरू कर देता है, जहां वे दुष्ट और लालची रईसों की उनके गंभीर अपराधों के लिए हत्या कर देते हैं। जहां उनका गुप्त काम लोगों की जान ले रहा है, वहीं उनका दैनिक काम लोगों की जान बचा रहा है। सियान को अक्सर रईसों के घरों में आमंत्रित किया जाता है क्योंकि वह राज्य का सबसे अच्छा डॉक्टर है, और वह लुक को अपने साथ ले जाता है ताकि वह देख सके कि रईस लोग अपनी सुरक्षा में कितना प्रयास करते हैं। जैसे वे एक दिन किसी मरीज के घर से लौट रहे हों, सियान ने लुक को अपने अंतिम प्रशिक्षण अभ्यास और अपने दम पर नौकरी शुरू करने से पहले अपने अंतिम परीक्षण के बारे में बताया। वह उसे बताता है कि हत्यारे हमेशा पिछले दरवाजे से प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि कभी कभी वे भेष बदलकर सामने के दरवाजे से अंदर जाते हैं और उनका विश्वास जीतकर अपने लक्ष्य की हत्या कर देते हैं। लुक इस तकनीक को अच्छी तरह से जानता है और वह अपने पिता से पूछता है कि क्या वह चाहता है कि वह शेफ बने क्योंकि वह इसमें अच्छा है। हालांकि सियान चाहता है कि वह एक व्यापारी की भूमिका निभाए, क्योंकि रईसों ने व्यापारियों के चारों ओर अपने गार्ड कम कर दिए हैं जो उन्हें उनकी इच्छित वस्तु दिला सकते हैं। उसने पहले से ही एक प्रमुख व्यापारी परिवार के बेटे इलिट बॉलर के रूप में लुक के लिए एक मूर्खतापूर्ण नकली पहचान बना ली है। बैलर परिवार के मुखिया पर उसका कर्ज बकाया था, इसलिए वे उसकी शर्तों पर सहमत हो गए हैं और वे अगले 2 वर्षों के लिए लुक को एक व्यापारी के रूप में प्रशिक्षित करने के इच्छुक हैं। इसके तुरंत बाद सियान ने लुक के लिए एक पार्टी रखी, क्योंकि वह अपने अंतिम परीक्षण के लिए प्रस्थान करने वाला था। इस मौके पर हत्या के कारोबार से जुड़े सभी शाखा परिवार मौजूद हैं, और जबकि हर कोई यह सुनकर खुश है कि जीनियस लुक क्या होता है, राणा नाम का एक नशे में धुत लड़का उससे नाराज है। वह अपना खाली वाइन का गिलास लुक पर फेंकता है, जो उसे आसानी से पकड़ लेता है। रोना के पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह घोषणा करता है कि वह लुक को परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। उनका कहना है कि सायन के पहले बेटे की मृत्यु के बाद उसे उत्तराधिकारी के रूप में उसकी जगह लेनी थी और यह अनुचित है कि उससे कमजोर कोई व्यक्ति उससे यह छीन ले। सायन का कहना है कि वे लड़ाई के माध्यम से तय करेंगे कि कौन मजबूत है, और वह तुरंत लड़ाई शुरू करने का आदेश देता है। राणा इसके लिए तैयार भी नहीं था जब उसने देखा कि लुक पहले से ही उसके गले पर चाकू रखकर उसके पीछे खड़ा था।
उसने चेतावनी के तौर पर उसे थोड़ा काट दिया, लेकिन जैसे ही सियान ने लड़ाई खत्म होने की घोषणा की, उसने राणा को जाने दिया। हालांकि नशे में धुत करेन ने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा है और वह लुक पर हमला करता है, जो उसे जमीन पर पटक देता है और उसकी बाह तोड़ देता है। सियान इस क्षण का उपयोग अपने बेटे के लिए आभा बनाने के लिए करता है और कहता है कि हत्यारों को इसी तरह लड़ना चाहिए और यहाँ कोई भी नहीं है जो लड़ाई में लुक को हरा सके। हालांकि लुक के दिमाग में कुछ और है और बाद में उस रात वह राणा को बगीचे में मिलने के लिए आमंत्रित करता है। क्योंकि अब वह शांत हो गया है, राणा को एहसास हुआ कि वह पहले एक बदमाश की तरह व्यवहार कर रहा था। उनका कहना है कि ब्रांच परिवारों में सबसे मजबूत होने के बावजूद वह अपने से 4 साल छोटे बच्चे से हारने से अब भी निराश हैं। और लुक उसे बताता है कि यह उसके लिए अच्छा है, क्योंकि उसके पिता, जो आज तक उनके परिवार के सबसे मजबूत हत्यारे हैं, उनसे 30 साल छोटे व्यक्ति से हार गए। राणा यह जानकर हैरान हो जाता है कि लुक द्वारा सायन को पीटने की अफवाहें सच हैं, और फिर लुक उसे एक प्रस्ताव देता है। वह उससे कहता है कि वह उसका अधीनस्थ बन जाए, एक हत्यारे के रूप में नहीं बल्कि एक शूरवीर के रूप में, क्योंकि उसकी तलवार चलाने की कला उसके गुप्त कौशल से बेहतर है। राणा अहंकारी हो सकता है, लेकिन वह मूर्ख नहीं है और वह परिवार के भावी नेता का दाहिना हाथ बनने की पेशकश स्वीकार करता है। अगले दिन लुक बेलर परिवार के साथ प्रशिक्षण के लिए अपनी यात्रा पर निकलता है और दया भी उसके साथ टैग हो जाती है। जल्द ही वे व्यापारी शहर मिल्ट्यू पहुंचते हैं और लुक अपने बालों का रंग बदल लेता है, क्योंकि वह एक व्यापारी के रूप में अपनी नई पहचान पूरी तरह से अपना लेता है। इस बीच शहर में महा नाम की एक नीले बालों वाली लड़की एक छोटा लेकिन लाभदायक व्यवसाय चलाती है। उनके दिवंगत पिता एक व्यापारी थे और उन्होंने उनसे व्यापार की मूल बातें सीखी। तो अब वह अनाथों के एक छोटे समूह का नेतृत्व करती है, जो आगंतुकों को शहर के चारों ओर दिखाने की पेशकश करता है। यह ज्यादा नहीं है, लेकिन यह ईमानदार काम है और महा के नेतृत्व में उसके दोस्तों को इससे बेहतर जीवन जीने को मिल रहा है, अन्यथा वे जी पाते। महा का सपना इतना अमीर बनने का है कि वह उन सभी के लिए एक घर खरीद सके और हर कोई खुश हो। लेकिन तभी ठगों का एक झुंड उनके अड्डे के सामने आ जाता है। ये मूर्ख खुले तौर पर उनका अपहरण करने के अपने इरादे की घोषणा करते हैं और महा अपनी जादुई शक्ति से उनसे निपटती है और अपने दोस्तों को भागने के लिए कहती है। वह भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन ठग उसे उसके 2 दोस्तों के साथ पकड़ लेते हैं। वे तुरंत उन्हें शहर के बाहर एक अनाथालय में ले जाते हैं, जिसे टोरिन नामक एक बदसूरत कमीने द्वारा चलाया जाता है। वह उन्हें बताता है कि वे अब से उसके अनाथालय का हिस्सा बनने जा रहे हैं और महा वाला लड़का उस पर भड़क उठता है और कहता है कि उन्हें उसकी मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे अपने आप में अच्छा कर रहे हैं। टोरिन ने उसे मुक्का मारते हुए कहा कि जो कोई उसकी बात नहीं मानेगा या भागने की कोशिश करेगा उसे दंडित किया जाएगा। महा और अन्य को एक कमरे में फेंक दिया जाता है, जहां उनके बाकी दोस्त पहले से ही मौजूद हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि कोई उन्हें अनाथालय में डालने के लिए उनका अपहरण क्यों करेगा, लेकिन एक लड़की टिप्पणी करती है कि भगवान की पत्नी एक चैरिटी चलाती है और अनाथालयों को धन देती है, यही कारण है कि टोरिन ने कुछ आसान नकदी कमाने के लिए उनका अपहरण कर लिया। तभी ठगों में से एक ने सब्जियों का एक बैग कमरे में फेंक दिया और उन्हें बताया कि यह पूरे सप्ताह के लिए उनका भोजन है। जबकि अन्य लोग निराश हैं, महा उनसे कहता है कि उन्हें खाना बनाना शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही वे खाना खाने बैठते हैं, बच्चे सोचते हैं कि वे हमेशा अपने सिर पर छत चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं है और उन्हें चिंता होती है कि अब से उनके साथ क्या होगा। यह सब कुछ साल पहले हुआ था और अब हर कोई थोड़ा बड़ा हो गया है। उन्हें अनाथालय के आसपास नौकरों के रूप में उपयोग किया जाता है और बाजार में बेचने के लिए कपड़े सिलने के लिए भी मजबूर किया जाता है। जो लोग अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते उन्हें ठगों द्वारा पीटा जाता है, लेकिन टोरिन मुख्य ठग से कहता है कि वह उनके साथ नरमी बरते, क्योंकि उसे अपने अगले बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें सही आकार में रखने की जरूरत है, जिसमें उन्हें बीमार पीडीएफ फ्रीक को बेचना शामिल है। एक एक करके महा के सभी दोस्त अपने जीवन के सबसे भयानक दौर से गुजरते हैं और उनमें से एक इससे इतना तबाह हो जाता है कि वह अपना चेहरा दरांती से काट लेता है ताकि कोई भी उसे खरीदना न चाहे। कुछ साल बाद महा ने टोरिन को अपने नौकरों से बात करते हुए सुना कि कैसे महा अब अपने ग्राहक पाने की उम्र तक पहुंच गई है। वह अपने सभी दोस्तों के साथ जो हुआ उसे याद करके घबरा जाती है और अपना चेहरा भी काटने के लिए खलिहान की ओर भागती है। हालांकि तभी लुक उसके पीछे प्रकट होता है, आंसुओं से उसका चेहरा खराब न करने के बारे में कुछ तीखी बातें करते हुए उस पर प्रहार करता है। जल्द ही सभी लड़कियां उसके सामने पंक्तिबद्ध हो गईं और टोरिन ने उसे बैलार्ड ट्रेडिंग कंपनी के बेटे के रूप में पेश किया, जो एक लड़की को अपने सहायक के रूप में लेने को तैयार है। अपना चेहरा काटने वाली लड़की को छोड़कर हर कोई आशावान हो जाता है, लेकिन लुक को केवल महा में दिलचस्पी है। वह उसे अपना सहायक बनने के लिए कहता है और महा झिझकती है, क्योंकि उसे लगता है कि यह उसके दोस्तों के साथ अन्याय है। हालांकि लुक टोरिन के साथ सौदा करता है, जो उसे बताता है कि लड़की को तैयार होने के लिए समय चाहिए, इसलिए उसे लेने के लिए 3 दिन बाद आना चाहिए। महा यह जानकर घबरा गई कि हरामी उसे कुछ बीमार शैतानों को बेचने और फिर खुद उस पर हमला करने की योजना बना रहा है, लेकिन वह उसके सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाती। लुक शर्तों को स्वीकार करता है, लेकिन टोरिन को याद दिलाता है कि चूंकि उसने महा को खरीदा है, इसलिए वह उसके परिवार का हिस्सा है। उस रात बाद में महा को उसके पहले ग्राहक के पास ले जाने के लिए तैयार किया गया और गाड़ी में टोरिन उसके साथ अजीब व्यवहार करने लगता है, यह कहते हुए कि अगर लड़का 1 महीने बाद आता तो उसे उससे अधिक मूल्य मिल सकता था। महा लुक के बारे में सोचती है और वह नहीं चाहती कि उसके साथ जाने से पहले कोई उसे अपवित्र करे। इससे अचानक उसकी जादुई शक्ति जागृत हो जाती है और वह टोरिन को धक्का देकर खुद को गाड़ी से बाहर कर देती है।
वह जंगल में भाग जाती है, लेकिन ठगों का नेता उसे पकड़ लेता है क्योंकि वह मन का भी उपयोग कर सकता है। महा उससे उसे जाने देने के लिए विनती करती है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए रोकता है कि शायद इस बार उसे पहले उसका आनंद लेना चाहिए। अचानक लुक वहां पहुंचता है और उस सनकी को दूर फेंक देता है और महा से कहता है कि उसे तुरंत उसके साथ आने की जरूरत है। टोरिन भी वहां दौड़ता हुआ आता है और लुक से कहता है कि वह आज लड़की को नहीं ले जा सकता। हालांकि जब लुक ने घोषणा की कि वह अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता, टोरिन ने अपने साथी को उस पर हमला करने के लिए कहा। ठग लुक पर आरोप लगाता है, जो आसानी से उसका हाथ तोड़ देता है। टोरिन अगला हमला उस पर करता है और लुक भी उसे आसानी से अपने वश में कर लेता है, लेकिन उसे मारने के बजाय वह उसे कानून के हवाले करने का फैसला करता है। दूसरी ओर टाट महा होने का नाटक करती है और क्रीट के घर जाती है, लेकिन उसके ठीक पीछे गार्ड होते हैं जो उस लड़के को गिरफ्तार कर लेते हैं। अगली सुबह टोरिन और उसके पूरे दल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और लड़कियों को फिर से अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जीने का मौका मिलता है। लुक ने महा पर उपकार करने के लिए उस जख्मी लड़की के चेहरे को भी ठीक कर दिया, जिसे अपने राजकुमार के साथ जाने के लिए अपने दोस्तों को पीछे छोड़ना पड़ा। कुछ दिनों बाद लुक बैलर हाउस के असली बेटे की सर्जरी करता है, लेकिन वह उसे किसी को भी बताने से मना करता है। परिवार का मुखिया वास्तव में लुक का आभारी है और वह पूछता है कि वह इस कर्ज को कैसे चुका सकता है, क्योंकि अच्छे व्यापारियों को कभी भी मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है। लुक ने उससे बस यही कहा कि अगर हत्या के कारण वह बहुत अधिक मुसीबत में फंस जाए तो उसे अपने परिवार को रहने के लिए बैकअप स्थान के रूप में रखने की अनुमति मिल जाए। मिस्टर बैलर यह सुनकर खुश हुए और फिर उन्हें अचानक याद आया कि उन्होंने महा को परिवार में गोद लेने के लिए कागजी कार्रवाई भी पूरी कर ली है। कुछ हफ्ते बाद बैलर लुक को अपनी दुकान का लेआउट दिखाता है। वह बताते हैं कि उन्होंने पहले इसे शराब की दुकान के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन वह बुरी तरह विफल रही और अब वे इसे दूसरी दुकान में बदलना चाहते हैं। वेलोर ने लुक को यह दुकान चलाने के लिए कहा क्योंकि उसे उसकी क्षमताओं और चरित्र पर भरोसा है। लुक खुशी से कार्य करता है और बाद में वह टाट और महा को इसके बारे में बताता है। वह उन्हें बताता है कि वह इस स्टोर का उपयोग अपनी हत्या से संबंधित काम के लिए भी करने की योजना बना रहा है और इसके लिए उसे ऐसे सामान बेचने की जरूरत है जो रईसों पर लक्षित हों। उन्होंने निर्णय लिया कि कुलीन महिलाओं को आकर्षित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधन और मिठाइयां बेचना पैसे कमाने के साथ साथ जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका होगा। वह तुरंत इस विचार को लाल नाक वाले बारहसिंगा रूडोल्फ और उसकी पत्नी के साथ ले जाता है, जो लुक की हिम्मत से नफरत करती है क्योंकि उसका मानना है कि वह उसके पति का हरामी बेटा है। जैसे ही लुक ने उन्हें कॉस्मेटिक व्यवसाय शुरू करने के अपने विचार के बारे में बताया, उन्होंने उसे बताया कि बाजार पहले से ही भरा हुआ है और वहां उत्पाद की गुणवत्ता से अधिक ब्रांड नाम मायने रखता है। लुक इसे समझते हैं, लेकिन उनका कहना है कि वह बाजार में एक बिल्कुल नया उत्पाद पेश करने जा रहे हैं। वह अपनी नकली सौतेली मां से बात करना शुरू करता है कि कैसे मेकअप हटाने से त्वचा से तेल और नमी निकल जाती है, जो लंबे समय में उसे नुकसान पहुंचाती है। वह उससे सहमत हो जाती है और फिर लुक उसे दुनिया की पहली मॉइस्चराइजर बोतल यह कहते हुए पेश करती है कि यह मेकअप उत्पादों से होने वाले नुकसान को कम कर सकती है। महिला को इसके बारे में उत्सुकता होती है और वह अपनी त्वचा पर मॉइस्चराइजर लगाती है और तुरंत अंतर महसूस करती है। वह अपना पुराना और झुर्रीदार चेहरा दिखाने के लिए मास्क हटा देती है और लुक उसे बताता है कि यदि मॉइस्चराइजर का आविष्कार पहले किया गया होता तो उसका चेहरा बेहतर दिखता। खैर, महिला सहमत है और यहाँ तक कि बैलार्ड भी इसे आजमाता है। फिर लुक ने अपनी सौतेली मां से मॉइस्चराइजर के ऊपर मेकअप लगाने की कोशिश करने के लिए कहा, क्योंकि इससे उसकी त्वचा सुरक्षित रहेगी और साथ ही वह खुद को एक जोकर की तरह दिखने के लिए सज सकेगी। बूढ़ी महिला मॉइस्चराइजर की बोतल से इतनी प्रभावित हुई कि वह लुक को अपने बेटे के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई और उसका पति उसे इसे अपने दोस्तों में वितरित करने के लिए कहता है ताकि उत्पाद बाजार में आने तक उनके पास उपभोक्ता आधार तैयार हो सके। फिर वह लुक से पूछता है कि प्रति सप्ताह कितनी बोतलें बनाई जा सकती हैं और वह जवाब देता है कि वह उनमें से केवल 200 ही बना सकता है। उनका कहना है कि उन्हें तुरंत इसके लिए श्रमिकों को काम पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे उनके रहस्य प्रतिस्पर्धी के सामने उजागर होने का जोखिम होगा और इसके बजाय धीरे धीरे उत्पादन बढ़ाना होगा। बैलर तर्क को समझता है और उसे काम पर लगने के लिए कहता है, लेकिन लोग उससे कहता है कि इसके लिए उसे चिकित्सकों और हत्यारों के परिवार के पास जाना होगा, क्योंकि मॉइस्चराइजर में एक महत्वपूर्ण घटक केवल वहीं बढ़ता है। वह वहीं फैक्ट्री स्थापित करने का फैसला करता है, क्योंकि तब कोई भी उनके रहस्यों को चुरा नहीं सकता है। बैलर उसे ऐसा करने की अनुमति देता है और लुक टाट के साथ लंबे समय में पहली बार घर जाता है। एक महीने बाद लुक की कॉस्मेटिक दुकान बाजार में सबसे लोकप्रिय चीज है और महा अनाथालय के अपने दोस्तों के साथ इसका प्रबंधन करती है। लुक अब पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया है, जिससे उसे सभी कुलीन घरों तक आसानी से पहुंच मिल जाती है अगर वह वहां किसी हत्या को अंजाम देना चाहता है। टाट इससे प्रभावित है, लेकिन वह स्टोर के लिए महा के दोस्तों को काम पर रखने की उसकी दयालुता से अधिक प्रभावित है। लुक उसे बताता है कि यह पूरी तरह से व्यावसायिक दृष्टिकोण से था, लेकिन टाट सोचता है कि वह सिग्मा होने का नाटक करने वाला सिर्फ एक मूर्ख है। वैसे भी लुक ने उससे उनके कारखाने की सुरक्षा के बारे में पूछा और टाट ने उसे बताया कि जासूसों ने अंदर घुसने और कर्मचारियों को रिश्वत देने की कोशिश की है, लेकिन वे अभी तक सफल नहीं हुए हैं। लुक को पता है कि उनके हताश प्रतिस्पर्धी जल्द ही बड़े कदम उठाएंगे और उसी रात उसे अपने कमरे में एक व्यक्ति के आने का आभास होता है। उसे पता चलता है कि जासूस उसका अपहरण करने और मॉइस्चराइजर बनाने के रहस्य जानने की योजना बना रहा है, लेकिन सौभाग्य से टाट और महा सतर्क हैं और लुक के कुछ करने से पहले ही वे जासूस को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं।
उसके बाद वे उसे प्रताड़ित करते हैं, लेकिन जासूस उन्हें कुछ बताए बिना ही चुप हो जाता है। लुक इससे ज्यादा परेशान नहीं है और वह दया से मिलने के लिए अपना मासिक अवकाश लेने का फैसला करता है। टाट और महा दोनों उसके चले जाने के बाद अकेलापन महसूस करते हैं, इसलिए वे उसके लौटने का इंतजार करते हुए कुछ स्वादिष्ट खाने का फैसला करते हैं। इस बीच लुक कुछ चॉकलेट कुकीज के साथ दिया के घर की ओर उड़ता है और वह उससे कहती है कि पिछली बार जब वह आया था तब से उसने कुछ नए मंत्र रचे हैं। इस बार उसने एक गुरुत्वाकर्षण विरोधी मंत्र बनाया है और लुक आश्चर्यचकित है क्योंकि उसने सोचा था कि वह उससे पहले इसकी खोज कर लेगा। वैसे भी वे अपनी चाय पार्टी का आनंद लेते हैं और फिर कुछ मंत्रों का अभ्यास करते हैं और जब रात आती है तो लुक अपनी हवेली में वापस चला जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है लुक अधिक अनुभव प्राप्त करने के लिए भाड़े के सैनिक के रूप में टाट को युद्ध के मैदान में भेजता है, जबकि वह महा को व्यवसाय संभालने देता है ताकि वह अधिक कुशल व्यापारी बन सके। इस बीच वह कई पार्टियों में भाग लेता रहा है और रईसों के साथ संबंध बनाता रहा है, जिससे उसे भविष्य में अपने मिशन को पूरा करने में मदद मिलेगी। बेलर परिवार में शामिल हुए उन्हें 2 साल बीत चुके हैं और अब उनके घर लौटने का समय आ गया है। लुक ने महा को शहर में छोड़ने का फैसला किया ताकि वह अपना कॉस्मेटिक स्टोर चला सके और उसे विश्वास है कि वह स्टोर को अच्छी तरह से संभाल सकती है और उसका विस्तार भी कर सकती है। वह लुक को अन्य शहरों में अपने स्टोर की शाखाएं खोलने की अपनी योजना के बारे में बताती है और उसे वह पहला स्थान दिखाती है जिसे उसने चुना है। स्थान देखकर लुक चौंक गया क्योंकि उसने महा के अतीत में कुछ खोजबीन की है और वह जानता है कि यह एक स्टोर था जिसे कभी उसके पिता की कंपनी चलाती थी। हालांकि जब उसके दाहिने हाथ वाले ने उसे धोखा दिया और उसके पैसे के लिए उसे मार डाला तो महा को अपने जीवन के लिए खतरा महसूस हुआ और वह इस शहर में भाग गई। लुक को पता चलता है कि महा अब अपने पिता की कंपनी को पुनः प्राप्त करने की योजना बना रही है और यह स्टोर उसके लक्ष्य की ओर पहला कदम है। वह उससे कहता है कि वह वही करे जो वह चाहती है क्योंकि उसे उस पर भरोसा है और जब तक वह परिणाम दे सकती है तब तक उसे इसकी कोई परवाह नहीं है कि वह अपनी निजी चीजों को अपने काम में हस्तक्षेप करने देती है। यह सुनकर महा खुश हो जाती है और तभी उसकी सहेलियां लुक को विदाई उपहार देने के लिए कमरे में आती हैं। वे उससे कहते हैं कि उसने उन्हें नरक से बचाया और उचित जीवन जीने का मौका दिया। लुक उनका उपहार स्वीकार करता है और कहता है कि वह उन्हें कभी नहीं भूलेगा। इसके बाद वह अपना रूप सामान्य कर लेता है और अपने घर लौटने के लिए तैयार हो जाता है। वह यहाँ बनाए गए व्यवसाय और सूचना नेटवर्क दोनों को संभालने के लिए महा को छोड़ देता है और वह वादा करती है कि वह इसके लिए कड़ी मेहनत करेगी। फिर वह लुक से कभी कभी उससे मिलने आने के लिए कहती है क्योंकि वह उसके बिना बहुत अकेली हो जाएगी। लुक वादा करता है कि वह उसे मिशनों के बीच में देखेगा और इसके साथ ही वह जगह छोड़ देता है। गाड़ी में उसने देखा कि टाट उदास दिख रही है क्योंकि वह पहले से ही महा को याद कर रही है। अचानक लुक को पास में मैनन का एहसास होता है और वह तुरंत ड्राइवर को गाड़ी रोकने का आदेश देता है। वह पाता है कि भेड़िया राक्षसों के एक झुंड ने उन्हें घेर लिया है और टाट अपने कौशल दिखाने के लिए उससे अनुमति मांगती है। जैसे ही लुक उसे अनुमति देता है वह अपनी रसीली जांघों पर बंधा अपना भाला बाहर निकालती है और एक एक करके भेड़ियों का शिकार करती है। वह कुछ जादुई क्षमताओं का भी उपयोग करती है और लुक उसके प्रदर्शन से प्रभावित है। हालांकि उसे यह भी एहसास है कि चूंकि राक्षसों ने मानव बस्तियों में आना शुरू कर दिया है इसलिए नायक के प्रकट होने का समय आ गया है। जल्द ही वे उसके पारिवारिक क्षेत्र में लौट आते हैं और वह पहले स्थानीय किसानों से मिलने का फैसला करता है। हर कोई उत्सुकता से उसका स्वागत करता है और उसे यह दिखाने के लिए फल और सब्जियां उपहार में देता है कि वे अभी भी उससे प्यार करते हैं, भले ही वह 2 साल तक उनसे दूर रहा। उसके बाद लुक घर लौटता है और उसकी खौफनाक मां तुरंत उसे सूंघना शुरू कर देती है क्योंकि वह उसे बहुत याद करती थी। एक बार जब वह काम पूरा कर लेती है तो लुक अपने पिता से मिलने का फैसला करता है जो उसके कार्यालय में काम कर रहे हैं। सियान इन 2 वर्षों में लुक की प्रगति को देखकर वास्तव में प्रभावित हुआ और वह कहता है कि उसने उसे बेलर से व्यापारी बनने का तरीका सीखने के लिए भेजा था, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वह महज 2 साल में विश्व प्रसिद्ध बिजनेसमैन बन जाएंगे। केन ने लुक को बताया कि उसने उसे बेलर परिवार में न केवल दूसरी पहचान स्थापित करने के लिए भेजा था जो उसकी हत्याओं में मदद कर सके, बल्कि एक अन्य कारण से भी। लुक को दूसरा कारण नहीं पता, इसलिए उसके पिता ने उससे कहा कि वह चाहता है कि वह हत्यारा बनने के अलावा जीने का दूसरा तरीका भी सीखे। यह सुनकर लुक चौंक गया। तो कैन समझाता है कि उसके पास एक महान व्यापारी बनने की प्रतिभा है और वह लोगों को मारने की तुलना में व्यापार करके कहीं बेहतर जीवन जी सकता है। उसका दावा है कि वह हत्याओं के अलावा कुछ भी करने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया है, लेकिन लुक अभी भी युवा है और उसने हत्या अभियानों में किसी को नहीं मारा है। इसलिए वह चाहता है कि वह अपने भविष्य के बारे में ध्यान से सोचे और चाहे तो खून खराबे वाली जिंदगी से बचे। लुक इस विचार का विरोध करता है क्योंकि उसने एक बेहतर हत्यारा बनने के लिए सब कुछ किया और केन ने उसे बताया कि हालांकि उनका काम अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके देश को उनकी परवाह नहीं है। उनका कहना है कि यदि किसी दुर्घटना के कारण भी उनके रहस्य उजागर हो जाते हैं तो राजा तुरंत उन्हें छोड़ देंगे और उन पर हमला कर देंगे। इसीलिए उन्होंने लुक के लिए एक दूसरी पहचान बनाई ताकि चीजें गलत होने पर वह शुरू करने से पहले ही काम छोड़ सकें। कैन ने निर्णय लुक पर छोड़ दिया और उसने गर्व से घोषणा की कि वह एक हत्यारे के रूप में काम करेगा। कैन ने उससे इसका कारण पूछा और लुक ने उसे बताया कि वह अपने छोटे से जीवन में कई अनमोल लोगों से मिला है और वह उनकी खुशी और उनके जैसे अन्य निर्दोष लोगों की खुशी की रक्षा करना चाहता है।
इसीलिए वह उन लोगों को मार डालेगा जो उनके राज्य को बर्बाद करने की धमकी देते हैं, और अगर इसके लिए उसे छोड़ भी दिया जाए तो भी उसे कोई परवाह नहीं है। उनका कहना है कि वह चुनौतियों से निपटेंगे जैसे वे आएंगी, और यदि वह हत्यारा नहीं बन सके तो वह स्थायी रूप से एक व्यापारी बनने के बारे में सोचेंगे। केन उनसे प्रभावित हैं, और फिर लुक उसे बताता है कि उसके पास एक और कारण है कि वह एक व्यापारी नहीं बल्कि एक महान हत्यारा बनना चाहता है। वह कहता है कि उसे दया से प्यार है और वह किसी दिन उससे शादी करना चाहता है, जिसके लिए उसे एक महान उपाधि की जरूरत है। इस पर केन हंसने लगते हैं, लेकिन वह अपने बेटे की पसंद का समर्थन करते हैं। इसके साथ वह उसे अपना पहला वास्तविक मिशन एक रईस को मारने के लिए सौंपता है जो दवाओं के बदले में सैन्य रहस्य बेचता है, और लुक मिशन को पूरी तरह से पूरा करने का वादा करता है। हालांकि इससे पहले कि वह उस रईस को जीवित कर दे, लुक यह देखने का फैसला करता है कि क्या वह वास्तव में हत्या के लायक लक्ष्य है। वह महा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और उसकी हवेली में घुसपैठ करने की व्यवस्था करने के लिए उसे एक कोडित संदेश भेजता है। चूंकि इस दुनिया में कोई वाईफाई नहीं है, इसलिए उसे अपना संदेश देने के लिए कबूतरों को भेजना पड़ता है, और वह जवाब मिलने तक आराम करने का फैसला करता है। इस बीच एसरी उस पर शादी के लिए लड़की ढूंढने के लिए दबाव डालने लगती है, क्योंकि वह जल्द ही अपने पोते पोतियों को देखना चाहती है। उसने कुलीन परिवारों की कुछ लड़कियों को शॉर्टलिस्ट किया है, लेकिन लुक ने उन सभी पर स्वाइप छोड़ दिया क्योंकि उसे अरेंज मैरिज में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह इस मुद्दे पर अपनी मां से भी बात नहीं करना चाहता, इसलिए वह इसे टाट पर छोड़ देता है, जो कहता है कि लुक शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए बहुत छोटा है। हालांकि जब एसरी ने सुझाव दिया कि टाट उसके बच्चे की मां बन सकती है, तो उसने तुरंत अपना रुख बदल दिया और कहा कि यह उसके लिए सही समय हो सकता है। हालांकि लुक ने अपनी मां और टाट से बेरुखी से दूरी बना ली और उनसे कहा कि वे उसे ऐसी बेवकूफी भरी बातों से परेशान करना बंद करें। उस रात बाद में वह फिर से व्यापारी बनने के लिए अपना भेष बदल लेता है ताकि वह रईस के घर में घुसपैठ कर सके। टाट उससे पूछता है कि क्या उन्हें महा की रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए, लेकिन लुक उससे कहता है कि उन्हें वह देखना चाहिए जो सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रहा है, जबकि महा को छिपी हुई सच्चाइयों का पता चलता है। वे अगली सुबह पास के एक शहर में पहुंचते हैं और बहुत सारे घायल सैनिकों को पाते हैं। लुक को एहसास हुआ कि सैन्य रहस्य बेचने वाले रईस के कारण उन्हें कष्ट हुआ होगा। तभी वहां एक लड़की उन्हें जैम बेचने आती है और फ्री ट्रायल के लिए एक जार ऑफर करती है। लुक और टाट को तुरंत उस पर संदेह हो गया, और जैसे ही लुक ने जैम का स्वाद चखा, उसने पुष्टि की कि इसमें नशीला पदार्थ है। वह लड़की से कहता है कि उसके पास अभी भी रुकने का मौका है, और फिर उसकी पूरी टोकरी तोड़ देता है। लड़की जाम इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए घबरा जाती है, और तभी ठगों का एक झुंड लुक से झगड़ा करने के लिए वहां पहुंच जाता है। लुक और टाट जल्दी से उन्हें हरा देते हैं, लेकिन वे सिर्फ निचले स्तर के पेडलर हैं, और वह जानते हैं कि समस्या दूर नहीं होगी, भले ही वे उनके जैसे और लोगों को हरा दें। फिर उसका ध्यान उस लड़की की ओर जाता है जो घबरा रही है क्योंकि उसे अपनी आदी मां के लिए दवाओं की जरूरत है। लुक ने अपनी नशेड़ी मां से मिलने का फैसला किया, और वह उसकी लत के कारण पागल हो गई है। जैम न मिलने पर वह अपनी बेटी पर हमला करती है, और लुक उसे अपने वश में कर लेता है। वह उसे बाहर निकालने और उसके मस्तिष्क रसायन को बदलने के लिए अपने मन का उपयोग करता है ताकि उसके शरीर को अब दवा की आवश्यकता न हो, लेकिन महिला अभी भी मनोवैज्ञानिक रूप से इस पर निर्भर हो सकती है। लुक और टाट उस शाम घर लौटते हैं, और उन्हें एक संदेश के साथ महा द्वारा भेजे गए सौंदर्य उत्पादों की एक खेप मिलती है। उसे पता चल गया है कि नोबल वास्तव में इस रैकेट का हाइजेनबर्ग है, लेकिन उनका दावा है कि कार्टेल उनके क्षेत्र में अत्यधिक सक्रिय है। यही वजह है कि वहां ड्रग्स पाए जाते हैं। वह मुसीबत से बचने के लिए उच्च रैंक वाले रईसों को रिश्वत देता है, और यही कारण है कि राजा उसे सक्रिय रूप से दंडित नहीं कर सकता है। यह लुक के लिए यह तय करने के लिए पर्याप्त है कि वह यह नौकरी लेगा और उस बदमाश की हत्या करेगा जो निर्दोष लोगों को पीड़ित कर रहा है। वह अगली सुबह व्यापारी के वेश में रईस के घर चला जाता है। महा टैग करती है क्योंकि वह उसके बिना बहुत अकेला महसूस कर रही थी, और वह रास्ते में उससे चिपक जाती है, खुले तौर पर उसे बताती है कि वह चाहती है कि वह अपने डीएनए का कुछ हिस्सा उसके साथ साझा करे। लुक ने उसे वैसे ही नजरअंदाज कर दिया जैसे मैं स्वीकार पर क्लिक करने से पहले नियमों और शर्तों को नजरअंदाज करता हूं, और वे जल्द ही उस शहर में पहुंच जाते हैं जहां वह महान व्यक्ति रहता है। यह देखते हुए कि उनका प्राथमिक व्यवसाय कृषि है, शहर बहुत समृद्ध है, और रईस की हवेली वास्तव में उसकी संपत्ति पर गर्व करती है। उनका स्वागत रईस की पत्नी द्वारा किया जाता है, जो विश्व प्रसिद्ध मॉइस्चराइजर कंपनी के संस्थापक को देखने के लिए उत्साहित है। लुक उसका स्वागत करता है और उसे अपनी कंपनी का नवीनतम उत्पाद दिखाता है। महिला उससे पूछती है कि वह बाजार में लॉन्च होने से पहले ही उसे उत्पाद क्यों दिखा रहा है, और लुक का कहना है कि हर कोई जानता है कि उसका पति कैसे तेजी से अपने क्षेत्र का विकास कर रहा है, इसलिए वह कुलीन समाज का ध्यान केंद्रित है। वे चाहते हैं कि वह उनके नए उत्पाद का प्रचार करें ताकि सभी कुलीन महिलाएं इस पर ध्यान दें, और यह सुनकर महिला खुश हो जाती है। वह इस बारे में बात करना शुरू करती है कि कैसे कुछ साल पहले वे बहुत गरीब थे, लेकिन अब वे वास्तव में अमीर हैं। तभी उसका पति वहां आता है और लुक को अपना परिचय देता है। वह आभारी है कि उसने अपने नए उत्पाद का नमूना लेने के लिए अपनी पत्नी को चुना, और लुक को पता चला कि उसका लक्ष्य वास्तव में अपनी पत्नी से प्यार करता है। रईस उस शाम एक पार्टी का आयोजन करता है, और लुक और नई मॉइस्चराइजर की बोतल पर बहुत ध्यान दिया जाता है। रईस इस बारे में बात करता रहता है कि वह अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है, और सार्वजनिक रूप से बाहर निकलता है, और लुक उससे ईर्ष्या करता है। कुछ दिनों तक उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बाद लुक को हमला करने का सही मौका मिल जाता है।
उसे पता चलता है कि उस रईस को बिस्तर पर जाने से पहले चांद को देखना पसंद है और जब वह अपनी छोटी सी दिनचर्या का आनंद ले रहा होता है तो वह दूर से उस पर नजर रखने का फैसला करता है। लुग निशाना लगाता है जबकि टाट उसकी पीठ की रक्षा करता है और एक बार जब वह अंदर बंद हो जाता है तो वह एक गोली मारता है जो रईस के सिर को छेदती है, जिससे तुरंत उसकी जान चली जाती है। लुग संतुष्ट है कि काम खत्म हो गया, लेकिन तभी रईस की पत्नी बालकनी में आती है और अपने मृत पति को देखकर टूट जाती है। यह देखकर लुग थोड़ा भावुक हो जाता है और वह इस अनुभव की तुलना अपने पिछले जीवन से करता है जहां अनगिनत लोगों को मारने के बाद भी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। वह स्वीकार करता है कि वह इस जीवन में एक बदला हुआ आदमी है और भले ही वह एक हत्यारा है, वह अब एक हृदयहीन उपकरण नहीं है। कुछ दिनों बाद लुग और उसकी लड़कियां एक निर्जन द्वीप पर छुट्टियां मनाने जाते हैं और जैसे ही वे घर लौटते हैं वहां उन्हें कुछ जानकारी देती है जिस पर उन्होंने शोध करने के लिए कहा। वह कहती है कि उसे वह दिव्य खजाना मिल गया जिसकी उसे तलाश थी और यह एक शक्तिशाली भाला है। टाट ने लुग से पूछा कि दिव्य खजाना क्या है और वह उसे बताता है कि वे अविनाशी और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली कलाकृतियां हैं जो प्राचीन काल से मौजूद हैं। महा फिर उन्हें बताती है कि वह इस बियर को इसके वर्तमान मालिक स्वतंत्रता से खरीदने के लिए बातचीत करने की कोशिश कर रही है, जिसके बारे में उसका मानना है कि वह हीरो बनने के लिए शीर्ष उम्मीदवार है। उसे बातचीत में कुछ परेशानी हो रही है, लेकिन वह लुग से इसे उस पर छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि एक व्यापारी के रूप में उसे यह काम मिलेगा। उसके बाद यह कुछ बुरी खबर का समय है और महा लुग को बताता है कि पास के राज्य में गृह युद्ध छिड़ गया है और दया का परिवार राज्य के पक्ष में शामिल हो गया है। यह सुनकर लुग थोड़ा तनाव में आ जाता है, लेकिन तभी महा सबसे चिंताजनक बात का खुलासा करता है। उनका कहना है कि विद्रोही गुट में एक सैनिक है जो काफी परेशानी पैदा कर रहा है और वह सैनिक वही स्वतंत्रता नाम का लड़का है जिसके पास दिव्य भाला है। इस मामले पर बात करने के लिए लुग तुरंत दिया के घर पहुंच जाता है और वह हमेशा की तरह खुशी खुशी उसका स्वागत करती है। जैसे ही लुग युद्ध का विषय उठाता है वह लापरवाही से उसे बताती है कि यह उसके घर से बहुत दूर है और मामला उतना बड़ा नहीं है जितना लगता है, इसलिए वे ठीक हो जाएंगे। लुग उसे बताता है कि उनका सामना उस नायक से हो सकता है जो विद्रोहियों के पक्ष में है और उस स्थिति में सामान्य मनुष्य उसे हरा नहीं पाएंगे। वह दया को एक व्यापारी के रूप में अपनी गुप्त पहचान के बारे में बताता है और कहता है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग करके उसे और उसके पूरे परिवार को खतरे में पड़ने से पहले देश से बाहर निकाल सकता है। हालांकि दया इस पर क्रोधित हो जाती है और उससे कहती है कि वह इस राज्य की एक गौरवशाली कुलीन महिला है और उसे इसकी रक्षा करके अपना कर्तव्य निभाने की जरूरत है। फिर वह जल्दी से सामान्य हो जाती है और लुग से पूछती है कि उसने अपने बाल कैसे रंगे। वह उसे बताने की कोशिश करता है कि अभी ऐसा करने का समय नहीं है, लेकिन दया उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती है। वह कहती है कि उसके पिता अभी घर पर नहीं हैं, इसलिए वे डेट पर जा सकते हैं और अंत में लुग को उसकी बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दया द्वारा अपने बालों का रंग उनके जैसा करने के बाद वे बाजार जाते हैं और वह सोचने लगती है कि उन्हें खाना खाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। जैसे ही लुग ने उसे उसके शहर के सबसे अच्छे रेस्तरां के बारे में बताना शुरू किया, अचानक उसकी नजर वहां से गुजर रहे एक व्यापारी पर पड़ी और उसने टिप्पणी की कि वह अवश्य ही कोई पूर्व सैनिक होगा। उनका कहना है कि जब अन्य सैनिकों को पहचानने की बात आती है तो उनके पास छठी इंद्रिय होती है और वह पता लगा सकते हैं कि शहर में उनमें से बहुत सारे हैं। दया का कहना है कि उनके परिवार ने सेवानिवृत्त सैनिकों को यहाँ व्यापार करने के लिए आमंत्रित किया क्योंकि अगर युद्ध की लपटें शहर तक पहुंचती हैं तो वे उन्हें निकालने में मदद कर सकते हैं। उसके बाद दया को एक नया स्टोर दिखता है और वह उत्सुकता से अंदर भागती है। उसे वहां तीरंदाजी का खेल मिलता है और वह उत्सुकता से लुग से उसके लिए एक टेडी बियर जीतने के लिए कहती है। वह लक्ष्य को पकड़ने के लिए मन का उपयोग करते हुए बाध्य होता है और अपना लक्ष्य हासिल कर लेता है। हालांकि दया उसे बताती है कि यह धोखाधड़ी है और लुग को नहीं पता कि पुरस्कार जीतने के लिए अपने कौशल का उपयोग कैसे न करें। वह इसके बजाय दया को शूटिंग सिखाने का फैसला करता है और आश्चर्यजनक रूप से वह केवल 3 प्रयासों में उसे टेडी को हिट करने के लिए मार्गदर्शन करने में सफल होता है। उसके बाद वे सामान्य लोगों की तरह अपनी डेट का आनंद लेते हैं और जब लुग के लौटने का समय होता है तो दिया उससे कहती है कि वह अब व्यस्त होने वाली है, इसलिए वह उससे बार बार नहीं मिल पाएगी। प्रेम इस बात को समझता है और जब भी समय मिले उससे मिलने का वादा करके चला जाता है। हालांकि एक बार जब वह चला गया तो दया ने सभी को अभिनय बंद करने का आदेश दिया और उन्होंने यह प्रकट करने के लिए अपने भेष बदल दिए कि वे सभी सैनिक हैं जो युद्ध के लिए तैयार हैं। दया जल्द ही अपनी सेना को युद्ध में ले जाने की योजना बना रही है और वह लुग को विदाई देते समय रोती है। उसे संदेह है कि क्या वे फिर कभी मिलेंगे। कुछ दिनों बाद जब लुग अपनी संपत्ति में आराम कर रहा था, टाट एक आपातकालीन स्थिति के बारे में उसके पास दौड़ता हुआ आता है। वह उसके घर का पीछा करता है जहां वह अपने पिता को एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का इलाज करते हुए देखता है। लुग उससे पूछता है कि वह लड़का कौन है और सियान उसे बताता है कि वह उनका नवीनतम ग्राहक है जो दया की हत्या करना चाहता है और वह चाहता है कि लुग यह काम करे। यह सुनकर लुग निराश हो जाता है, लेकिन सियान उससे कहता है कि अगर उसे यह नौकरी पसंद नहीं है तो वह इसे ठुकरा सकता है। लुग ने निर्णय लेने से पहले विवरण जानने का फैसला किया और उसके पिता ने उसे बताया कि डियास परिवार अपने देश के गृहयुद्ध में राजा का समर्थन कर रहा था, लेकिन वे हार गए। युद्ध में हारने वाले के रूप में दिया के पिता को युद्ध के लिए मुआवजा देना पड़ा और उन्होंने अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी अधिकांश संपत्ति बेच दी है। हालांकि विजेता इससे संतुष्ट नहीं है और उन्होंने मांग की है कि वह दया को उन्हें सौंप दें क्योंकि वह मन वाली एक सुंदर लड़की है और वह मजबूत बच्चे पैदा कर सकती है जो जादू का उपयोग कर सकते हैं।
दया के पिता इस बात पर सहमत हो गए और अनावश्यक रक्तपात से बचने के लिए कहा। वह किसी कुलीन व्यक्ति से विवाह करने के लिए भी सहमत हो गई। अपनी डेट पर इस बात का एहसास न होने के कारण लुक खुद पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन सियान कहानी जारी रखता है, यह कहते हुए कि दिया के क्षेत्र के लोग उसके अपने परिवार से अधिक वफादार निकले और उन्होंने उसकी रक्षा के लिए एक स्वयंसेवी सेना का गठन किया। इससे एक और गृहयुद्ध छिड़ गया है और स्वयंसेवकों को हराने और दिया को पकड़ने के लिए एक सेना भेजी गई है। लुक को पता चलता है कि ग्राहक चाहता है कि वे दया को मार दें ताकि युद्ध का कोई कारण न रहे, और वह यह जानकर हैरान हो जाता है कि उनका ग्राहक खुद दया के पिता हैं। सियान उसे बताता है कि हत्या नकली होगी और वे दुनिया को यह बताते हुए दया को निकाल देंगे कि उसकी मृत्यु हो गई है। लुक अब कार्य को समझता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि उसके पिता ऐसे मिशन को क्यों स्वीकार करेंगे जिससे उनके राज्य को सीधे लाभ नहीं होता है। सियान का कहना है कि उसने यह मिशन इसलिए उठाया क्योंकि दया के पिता उसके दोस्त हैं और वह उसकी मदद करना चाहता है। वह लुक से कहता है कि यदि वह इस मिशन को लेने से इनकार करता है तो वह स्वयं वहां जाएगा, लेकिन उसे बहुत देर हो जाएगी क्योंकि उसके पास वहां जल्दी पहुंचने के लिए पर्याप्त मन नहीं है। सियान फिर घायल दूत की ओर इशारा करता है जो 3 दिन पहले दया के क्षेत्र से बाहर चला गया था और अब तक वहां युद्ध शुरू हो चुका होगा। वह कहता है कि केवल लुक ही समय पर वहां पहुंच सकता है और दया को बचा सकता है, लेकिन अगर वह नौकरी नहीं लेना चाहता है तो वह समझ जाएगा। लुक जानता है कि एक हत्यारे के रूप में उसे यह नौकरी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन चूंकि यह उस महिला से संबंधित है जिससे वह प्यार करता है, इसलिए वह यह सब जोखिम उठाने के लिए तैयार है। वह अपने पिता से कहता है कि वह दया को बचाएगा और यह सुनकर वह प्रसन्न होता है। उनका कहना है कि पुराने दिनों में उन्होंने एसरीन के लिए उनके परिवार संहिता का भी उल्लंघन किया था, जो संयोग से दया के ही परिवार से है। यह सुनकर लुक चौंक जाता है और सियान उसे बताता है कि दया वास्तव में उसकी दूर की चचेरी बहन है और इसीलिए उनके बालों का रंग मेल खाता है, लेकिन चूंकि वे रईस हैं, उनके लिए कोई भी जगह अलबामा है। लुक तुरंत अपने मिशन के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाता है और टाट कहती है कि वह उसकी मदद करेगी। वह उससे कहता है कि वह 300 किलोमीटर दूर किसी स्थान तक पहुंचने के लिए उसके साथ नहीं रह सकती, लेकिन टाट पहले से ही यह जानता है। इसके बजाय वह रास्ते में लुक को अपने पिछले हिस्से में ले जाना चाहती है ताकि वह बाद के लिए अपनी सहनशक्ति बचा सके। लुक उसकी मदद स्वीकार करता है और टाट उनके सामने एक अवरोध पैदा करने के लिए हवा के जादू का उपयोग करता है, जो हवा के प्रतिरोध को नकार देता है और नकारात्मक दबाव के कारण लुक को भी अपने साथ खींच लेता है। इसके लिए धन्यवाद। वह ऊर्जा बर्बाद किए बिना बहुत अधिक दूरी तय करने में सक्षम है, लेकिन टाट भारी मात्रा में सहनशक्ति और मन का उपयोग कर रहा है। हालांकि उसे याद है कि लुक ने उसे बचाया था ताकि वह उसके मन का उपयोग कर सके और यह उसके लिए उपयोगी बनने का सही मौका है। वह अपनी सीमा से आगे निकल जाती है और लुक को जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक आगे ले जाती है, लेकिन अंत में उसका जादू टूट जाता है और वह हवा के दबाव से पीछे की ओर गिर जाती है। लुक उसे पकड़ लेता है और उसका गिरना आसान कर देता है और टाट दुखी हो जाता है क्योंकि वह अब उसकी मदद नहीं कर सकती। वह उससे कहता है कि उसने उसे इतनी दूर लाकर बहुत कुछ किया है और फिर टाट उससे वादा करने के लिए कहता है कि वह दया के साथ घर लौट आएगा। लुक वादा करता है कि वे दोनों वापस आएंगे और फिर आगे बढ़ जाते हैं। वह रात में उसके घर पहुंचता है और पाता है कि उसके परिवार के केवल 200 सैनिक 1500 दुश्मनों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिनमें बहुत सारे जादू उपयोगकर्ता भी हैं। लुक को यह काफी अजीब लगता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि दया बंदूक चलाना जानती है और वह दुश्मनों को दूर रखने के लिए सैनिकों का समर्थन कर रही होगी। इससे उसे यह पता चल जाता है कि आगे क्या करना है और वह दुश्मन सेना में सबसे शक्तिशाली जादुई उपयोगकर्ताओं को मारने के लिए तुरंत अपनी स्नाइपर राइफल निकालता है। सैनिक घबराने लगते हैं क्योंकि उनके जादुई उपयोगकर्ताओं पर अचानक हमला हो जाता है, लेकिन वे पहले से ही बंदूक चलाने के आदी हो चुके हैं और वे क्रॉसबो से लुक पर हमला करने की कोशिश करते हैं। वह बस हमले से बच जाता है और फिर सैनिक क्या कह रहे हैं यह सुनने के लिए हवा के जादू का उपयोग करता है। उसे पता चलता है कि वे घबरा रहे हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक और बंदूकधारी लड़ाई में शामिल होगा और लुक ने जादू से भरी क्रिस्टल गेंदों के साथ अराजकता को बढ़ाने का फैसला किया। वह एक शक्तिशाली विस्फोट करने के लिए क्रिस्टल गेंदों में आग, हवा और पृथ्वी मन की सही मात्रा को संतुलित करता है, जो हर जगह घातक छर्रे बिखेर देगा और चुपचाप धनुष का उपयोग करके दुश्मन पर गोली चला देगा। क्रिस्टल बॉल जमीन से टकराते ही जबरदस्त विस्फोट करते हैं और सैनिक तितर-बितर होने लगते हैं। लुक ने अचानक देखा कि दया अपनी खिड़की के पास पहरा दे रही है और तभी उसके सैनिक दुश्मनों को घबराते हुए देखकर लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। जब वह हवेली के करीब आता है तो लुक उन्हें सारा ध्यान आकर्षित करने देता है। उसे एक महिला सैनिक का शव मिलता है और वह उसे अपने धोखे के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला करता है, लेकिन उससे पहले वह अपने जादू का उपयोग करके उस हवेली में रास्ता ढूंढता है जो पूरी तरह से सुनसान है। वह जल्द ही एक रास्ता ढूंढ लेता है जहां कोई गार्ड नहीं है और इसका उपयोग दया के कमरे तक पहुंचने के लिए करता है, जहां वह अपने पिता के साथ इंतजार कर रही है। जैसे ही दया उसे देखती है वह लुक की बाहों में भाग जाती है और उससे कहती है कि वह हमेशा जानती थी कि वह उसे बचाने आएगा। उसके बाद दया के पिता लुक को बधाई देने के लिए वहां आते हैं। वह अपनी बेटी को सुरक्षित ले जाने के लिए उसे धन्यवाद देता है, लेकिन यह भी टिप्पणी करता है कि वह उसके प्रेमी से जल्द मिलना चाहता था। इससे दया शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन उसके पिता जानते हैं कि अब इसके लिए समय नहीं है। वह लुक को बताता है कि उसने वास्तव में आत्मसमर्पण करने की योजना बनाई, लेकिन उसके सैनिकों को इसका एहसास हुआ और उन्होंने उसे यहीं बंद कर दिया ताकि वे दया को सुरक्षित रख सकें।
लुग उससे पूछता है कि वह अब क्या करने की योजना बना रहा है, और वह आदमी उसे बताता है कि वह दुश्मनों का ध्यान आकर्षित करते हुए हिंसा करने जा रहा है। इस तरह वह अपने सहयोगियों को भागने के लिए समय मिल जाएगा, लेकिन वह अपने जीवन का बलिदान देने की भी योजना नहीं बनाता है। अपने सैनिकों के चले जाने के बाद वह युद्ध के मैदान से गायब हो जाएगा, और फिर वह विद्रोहियों पर पलटवार करने और उनसे राज्य वापस लेने के लिए अपनी ताकत इकट्ठा करेगा। लुक को उसकी योजना पसंद आई और उसने कहा कि वे कमरे में आग लगा देंगे और सभी को बताएंगे कि डायर ने खुद को भून लिया क्योंकि वह और अधिक रक्तपात नहीं देख सकती थी। वह गिरे हुए सैनिक के शरीर को धोखे के रूप में रखता है और फिर दिया को खिड़की से बाहर चिल्लाने के लिए कहता है कि वह जीवित नहीं रह सकती क्योंकि उसकी वजह से इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। दया सहमत हो जाती है और खिड़की खोल देती है, लेकिन जैसे ही वह अपना नकली सुसाइड वॉयस नोट चिल्लाने वाली होती है, लुक को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। उसे एहसास होता है कि यह वही एहसास है जो उसने अपने पिछले जीवन में लड़ाकू जेट द्वारा हमला किए जाने से ठीक पहले अनुभव किया था, और उसे पता चला कि वे खतरे में हैं। वह अपनी जादुई आंखों से क्षेत्र को स्कैन करता है और 1 मील दूर खड़े खतरे का संक्षेप में पता लगाता है। दुश्मन अभी भी अपनी दिशा में एक विशाल भाला चलाता है जो मिनी प्रोजेक्टाइल लॉन्च करता है, अपने रास्ते में आने वाले सभी सैनिकों को मार डालता है, और लुक तुरंत हमले को रोकने के लिए पॉकेट परमाणु फेंकते हुए दया को जमीन पर गिरा देता है। हालांकि उसके द्वारा फेंके गए शक्तिशाली बम के बावजूद भाले ने कोई गति नहीं खोई, और इसके बजाय यह हवा में रुकने से पहले कमरे को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। लुग और दया दोनों भाले को देखकर चौंक जाते हैं, जो अचानक मन के कारण चमकने लगता है और फिर अत्यधिक गति से अपने मालिक के हाथ में लौट आता है। लुग को अब दुश्मन को ठीक से देखने का मौका मिलता है और वह भारी मात्रा में मैना के साथ एक आत्मविश्वास से भरे रेडहेड को देखता है। दुश्मन ने भी उसे नोटिस किया और लुग ने तुरंत हमला करने के लिए अपनी तोप निकाल ली। वह दया और उसके पिता को अपने कान बंद करने के लिए कहता है क्योंकि वह एक विस्फोटक गोली चलाता है जो दुश्मन के सिर पर लगती है। दया को लगता है कि ऐसे शक्तिशाली विस्फोट से कोई नहीं बच सकता, लेकिन उनका दुश्मन कोई साधारण सैनिक नहीं है। लुक देखता है कि विस्फोट से दुश्मन ने केवल अपना कवच खो दिया है और वह अभी भी पूरी तरह से ठीक है। चोट लगने के बाद वह काफी उत्साहित लग रहा है क्योंकि यह पहली बार है जब उसने दर्द का अनुभव किया है। वह चिल्लाना शुरू कर देता है कि यह वास्तव में बहुत अच्छा था और उसकी मांसपेशियां फूलने लगती हैं जैसे कि उसने एक ही दिन में 2 साल तक जिम किया हो। लुक को एहसास होता है कि यह बरसर्क नामक एस रैंक कौशल है जो किसी व्यक्ति को होने वाले नुकसान के अनुसार हमले और बचाव को बढ़ाता है। उसे एहसास होता है कि दुश्मन अभी बहुत मजबूत है और अगर वह उस पर फिर से तोप से हमला करता है तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। दिया के पिता तुरंत लुक से कहते हैं कि वह लड़की को लेकर भाग जाए क्योंकि अब उनके पास उसकी मौत का नाटक करने का समय नहीं है, क्योंकि वे उस सैनिक से निपट रहे हैं जिसने अकेले ही गृहयुद्ध समाप्त कर दिया था, और यहाँ तक कि शाही परिवार ने भी आत्मसमर्पण कर दिया क्योंकि वे जानते थे कि वे उसे हरा नहीं सकते। इस बीच सैनिक लुक पर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि वह वास्तव में उसके पिछले हमले से प्रभावित है, इसलिए वह उसे एक विकल्प देगा। वह कहता है कि वह या तो यहाँ सभी को मार सकता है या लुक एक शूरवीर की तरह निष्पक्षता से उससे लड़ सकता है। वह वादा करता है कि यदि लुक उसके खिलाफ द्वंद्व युद्ध में जीत जाता है तो वह तुरंत पीछे हट जाएगा और कभी भी किसी को दिया के परिवार पर हमला करने की अनुमति नहीं देगा। लुक इससे आश्चर्यचकित है क्योंकि निडर कौशल लोगों को अपना विवेक खो देता है, लेकिन वह व्यक्ति अभी भी पूरी तरह से काम कर रहा है। केवल इस बिंदु पर उसे एहसास होता है कि वह वास्तव में नायक का सामना कर रहा है और उसका सिद्धांत सत्यापित हो जाता है क्योंकि नायक खुद को स्वतंत्रता के रूप में पेश करता है। लुक को एहसास होता है कि महान ने उसे दिव्य भाले और नायक के बारे में जो भी जानकारी दी थी वह सही थी, लेकिन इससे उसके लिए अपने प्रतिद्वंद्वी को संभालना आसान नहीं हो जाता। स्वतंत्रता ने उससे कहा कि वह भागने के बारे में भी न सोचे क्योंकि वह पृथ्वी के अंत तक उसका पीछा करेगा और उससे लड़ेगा क्योंकि वह एकमात्र प्रतिद्वंद्वी है जो कभी उसके करीब आया है। लुक को पता चलता है कि स्वतंत्रता धोखा नहीं दे रहा है और उसके पास द्वंद्व को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दया उससे पूछती है कि क्या उसे विश्वास है कि वह जीत सकता है और लुक कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि वह हार जाएगा। जैसे ही वह तोप जमा करता है वह कहता है कि अगर यह चीज सितांता में सेंध नहीं लगा सकती तो वह 10 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा, जो मेरी राय में बहुत अधिक है। दया यह सुनकर घबरा जाती है और लुक से पूछती है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे लड़ सकता है जिसे वह हरा नहीं सकता, लेकिन वह जवाब देता है कि वह एक निष्पक्ष लड़ाई में स्वतंत्रता को नहीं हरा सकता है। वह अपने जादू का उपयोग करता है और एक बड़े काले रॉकेट को बुलाता है और दया को बताता है कि वह एक हत्यारा है और वह उसी की तरह लड़ने जा रहा है। लुक रॉकेट को बाहर फेंकता है और वह तुरंत गायब हो जाता है। फिर वह दया के पिता को अपने साथ आने के लिए कहता है क्योंकि अगर वे इस युद्ध को द्वंद्व के साथ समाप्त करने जा रहे हैं तो उसे उनकी उपस्थिति की आवश्यकता है। दया के पिता कहते हैं कि वह स्वतंत्रता को रोकने के लिए अपने सभी सैनिकों का उपयोग कर सकते हैं ताकि लुक और दया बच सकें, लेकिन उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया क्योंकि उनकी सेनाएं 1 मिनट में ध्वस्त हो जाएंगी और फिर स्वतंत्रता उन्हें पकड़ लेगा। लुक ने घोषणा की कि वह स्वतंत्रता की हत्या कर देगा क्योंकि अगर वह वास्तव में नायक है तो वह मजबूत होता जाएगा और यदि वह उसे यहाँ नहीं मार सकता है तो वह भविष्य में ऐसा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होगा। इसके बाद लुक दया के पिता के साथ स्वतंत्रता के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि वह उसकी चुनौती स्वीकार करता है। स्वतंत्रता यह सुनकर खुश हुआ क्योंकि इससे पहले किसी ने भी उसके साथ द्वंद्व करना स्वीकार नहीं किया था। हालांकि लुक उस उपकरण के तैयार होने की प्रतीक्षा कर रहा है जिसे उसने पहले स्थापित किया था, इसलिए उसने स्वतंत्रता को 5 मिनट के लिए रोकने का फैसला किया।
वह अपना परिचय देकर शुरुआत करता है और पागल नायक को भ्रमित करने के लिए एक नकली नाम देता है। पिछले विस्फोट से किसी भी चोट के लिए उसके शरीर की स्कैनिंग करते समय, लेकिन वे सभी ठीक हो गए हैं। इसके बाद लुक सतांता से पूछता है कि अगर वह हार जाता है तो क्या वह वास्तव में अपनी सेना वापस ले लेगा, और वह ऐसा करने का वादा करता है। वह कहता है कि जो कोई भी इस क्षेत्र पर हमला करने की कोशिश करेगा वह उससे लड़ेगा, और यदि लुक उस पर विश्वास नहीं करता है तो वह इसे साबित करने के लिए खुद पर बाध्यकारी जादू डालने के लिए तैयार है। लुक उसे बताता है कि वह उस पर भरोसा करता है, लेकिन उल्लेख करता है कि यदि उनके द्वंद्व के दौरान सतंता की मृत्यु हो जाती है तो वह अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगा। सतंता यह सुनकर सचमुच क्रोधित हो जाता है, क्योंकि पहले कभी किसी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी, और वह अपने सहायक से कहता है कि यदि वह मर जाए तो वह उसकी ओर से अपना वादा निभाए। इससे कुछ और समय बर्बाद होता है, और फिर लुक सतंता से पूछता है कि अगर वह मर जाए तो क्या होगा। सतंता का कहना है कि वह उस मामले में दया का अपहरण कर लेगा और बाकी सभी को मार डालेगा, और लुक का कहना है कि वह ऐसा होने की अनुमति नहीं दे सकता है। उसके बाद नायक लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लुक उससे कहता है कि वह अपने आदमियों को वापस जाने के लिए कहे, क्योंकि वे गोलीबारी में फंस जाएंगे और बेवजह मर जाएंगे। सतंता एक बार फिर उससे सहमत हो जाता है और अपने आदमियों को वापस जाने के लिए कहता है, और इस बीच लुक दया के पिता से सब कुछ उस पर छोड़ने के लिए कहता है। वे उसके बाद लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और लुक सतांता को और अधिक भ्रमित करने और कुछ और सेकंड खरीदने के लिए चाकू निकाल लेता है। वह कहता है कि सतांता के भाला फेंकने से पहले ही लड़ाई खत्म हो जाएगी, और इससे नायक और भी अधिक उत्तेजित हो जाता है। लुक का कहना है कि वह एक सिक्का उछालेगा और उसके जमीन पर गिरते ही लड़ाई शुरू हो जाएगी, और सतंता को इससे कोई दिक्कत नहीं है। लुक जानबूझकर सिक्के को आसमान में ऊपर फेंकता है ताकि उसे गिरने में इतना समय लगे कि उसका हमला तैयार हो जाए। सतंता पहली चाल चलने के लिए पूरी तरह से सिक्के पर केंद्रित है, और उसे पता ही नहीं चलता कि कब आकाश से आने वाला एक विनाशकारी हमला उस पर हमला कर देता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है। विस्फोट के झटके से लुक पीछे धकेल दिया जाता है, और वह सोचता है कि द्वंद्व शुरू होने से बहुत पहले कैसे समाप्त हो गया। सतंता पर अभी जो हमला हुआ वह उसकी पिछली दुनिया में विकसित किए जा रहे एक हथियार पर आधारित था, जहां भारी तबाही मचाने के लिए अंतरिक्ष से पृथ्वी पर भारी टंगस्टन की छड़ें दागी जाएंगी। वायु प्रतिरोध के कारण हथियार वहां विफल हो गया, लेकिन इस दुनिया में लुक उसका मुकाबला करने के लिए जादू का उपयोग कर सकता था। उन्होंने सबसे पहले भारी टंगस्टन रॉड बनाई और इसे गुरुत्वाकर्षण विरोधी जादू का उपयोग करके बाहरी अंतरिक्ष में भेजा। साथ ही हवा प्रतिरोध मंत्र का उपयोग किया ताकि वायुमंडल में प्रवेश करते समय यह जल न जाए। इसके अलावा जब वह पहले कार्ड के साथ निर्जन द्वीप पर गया था तब उसने उस कौशल से निशाना लगाने का अभ्यास किया था, इसलिए वह अपने लक्ष्य के बारे में निश्चित था। उसके बाद उसे बस इतना करना था कि हमला होने तक सतंता को रोकना था, और वह ऐसा करने में सफल हुआ क्योंकि सतंता को अपनी भलाई के लिए बहुत घमंड था। अब जैसे ही लुक शॉकवेव के कारण दीवार से टकराता है, उसे एहसास होता है कि नायक भी ऐसे हमले से बच नहीं सकता है। हालांकि इस प्रक्रिया में वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, और खुद को ठीक करने की कोशिश करते समय वह बेहोश हो जाता है। कुछ मिनट बाद वह उठता है और दया उसका नाम पुकारती है, और वह वास्तव में उसके बारे में चिंतित होती है। लुक उसे बताता है कि यह ठीक है क्योंकि उसने द्वंद्व जीत लिया है और अब वह सुरक्षित है। उसके बाद लुक ने देखा कि दुश्मन सैनिक भाग गए हैं, और उसकी नकली हत्या को देखने के लिए उसके पास कोई गवाह नहीं है। दया कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर अचानक लुक अपनी भावनाओं से अभिभूत होकर उसे चूम लेता है। इसके तुरंत बाद लुक दया के साथ घर लौटता है, और उसके माता पिता खुशी से उसका स्वागत करते हैं। दया लुक के परिवार का हिस्सा बन जाती है, और सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहता है। लेकिन फिर एक दिन सियान ने लुक को बताया कि नायक उनके राज्य में प्रकट हुआ है, और इसका मतलब है कि दानव राजा भी सत्ता में आ रहा है। लुक यह सुनकर हैरान रह जाता है कि सैटेंटो असली हीरो नहीं था, और उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में उसका मिशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन यह वीडियो यहीं खत्म हो जाता है। पसंद करना याद रखें।